सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 28 ऑफ जनवरी का। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी की सारी पीडीएफ्स अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए और पुराने सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। तो अब कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैंने इस न्यूज़पेपर में से 8 टॉपिक या 8 न्यूज़ को उठाया है और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फाइनेंस सेक्टर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ क्या बोलती है कि आरबीआई डिविडेंड विंडफॉल इन फाइनेंशियल ईयर 27, जो आने वाला ईयर है, अ फिस्कल गेम चेंजर फॉर द गवर्नमेंट। तो थोड़ा पढ़ते हैं फिर इस पर बिल्डअप करेंगे कि इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट द आरबीआई विल ट्रांसफर अ सरप्लस डिविडेंड, अ मैसिव सरप्लस डिविडेंड टू द इंडियन गवर्नमेंट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर, उसमें फाइनेंशियल ईयर 27 में पोटेंशियली रीचिंग, उसकी वैल्यू कितनी बताइए, 3 लाख करोड़ रुपीज़। अप्रॉक्सीमेटली वो यूएस डॉलर में कितना होता है, 35 से 36 बिलियन होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज होगा इनडायरेक्टली, 0.5 लाख करोड़ का, 0.3 लाख करोड़ में बोल दूँ, जो कि पहले इन्होंने दिया था 2.6 लाख करोड़ रुपीज़ ट्रांसफर किया था गवर्नमेंट को प्रीवियस ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर 26 में। ठीक है, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि आरबीआई जो है बहुत तरीक़ों से पैसा कमाता है। ठीक है, वो फॉरेक्स गेन के थ्रू पैसा कमाता है। ठीक है, फॉरेक्स गेन के थ्रू पैसा कमाता है, अपने एसेट के थ्रू पैसा कमाता है। और एसेट दो टाइप के होते हैं इनके, जैसे फॉरेन एसेट्स हो गया, डोमेस्टिक एसेट्स हो गए। ठीक है, तो हमें पता है कि आरबीआई बहुत तरीके से पैसे कमा सकता है। तो आरबीआई क्या है, एक मैसिव इन्वेस्टर की तरह काम कर रहा होता है। तो आरबीआई मैसिव इन्वेस्टर भी है और संग में एक रेगुलेटर भी है। ठीक है, तो दोनों हैं आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के पास एक रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट रहता है, रिटेन अर्निंग रहती है। ठीक है, तो आरबीआई बोलता है कि जो मेरे पास रिटेन अर्निंग रहेगी, जो मेरे पास प्रॉफिट रहेगा, उसका कुछ पर्टिकुलर आफ्टर डूइंग सम ऑपरेशंस, कोई एक्स ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा उस पर। ठीक है, कोई एक्स ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो मेरा प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसका मैं आपको, वो जो प्रॉफिट है उसका मैं कुछ परसेंटेज आपको डिविडेंड में दे दूंगा। ऐसा आरबीआई बोल रहा है, डिविडेंड में दे देगा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को क्यों देगा, और एज आ, ये जो डिविडेंड है वो कैसा डिविडेंड होगा, ये होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट के लिए, तो इस फॉर्म में दे देगा गवर्नमेंट को। और आप गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर डिविडेंड को यूज़ कर सकते हो अपने फिस्कल कंसोलिडेशन करने में, अपने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने में यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, या अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करने वाला है ना। ठीक है, इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि आरबीआई सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटर की तरह वर्क नहीं करता है, वो एक इन्वेस्टर की तरह भी वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पास रिटेन अर्निंग आती है। फिर वो कुछ ऑपरेशन एक्स परफॉर्म करता है, तो फिर फाइनल प्रॉफिट आता है। उस फाइनल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो डिविडेंड की फॉर्म में दे देता है गवर्नमेंट को एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। और वो नॉन टैक्स रेवेन्यू को गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए यूज़ कर सकती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी यूज़ कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैसे करना चाहती है। ठीक है, तो यही चीज़ है। और एक और चीज़, फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल में करता है। प्लस अगर गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो मार्केट बोरिंग कम होगी, मतलब गवर्नमेंट को बोरो कम करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली जो पॉइंट है उसको मैं बताने के लिए ये बता दूं कि जो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर में ई एक्स पी लिख रहा हूँ, माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, अभी टोटल रेवेन्यू में दोनों टाइप के रेवेन्यू आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जैसे आपकी इनकम पे जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, जीएसटी के थ्रू जो रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, या इनकम पे इनकम टैक्स जो होता है, उनको टैक्सेबल रेवेन्यूज बोलते हैं। टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू आए। नॉन टैक्सेबल रेवेन्यूज कौन से होते हैं, जो कि डिविडेंड के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट देती है, जैसे आरबीआई दे रहा है, आरबीआई देता है, इनकी स्टेट रन पीएसयूज देती हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, इस टोटल रेवेन्यू में जो है ना,
एक्सटर्नल बोरिंग्स को या मैं बोलूँ न्यू लोन्स को हटा दिया जाता है, न्यू लोन्स को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट होता है। तो ये जो टोटल चीज़ लिखी है इसको क्या बोलते हैं, इसको यही बोलते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट क्या है, वो टोटल अमाउंट है जो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, टोटल बोरिंग इनडायरेक्टली। तो वो यही है कि अगर गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा पहले से ही होगा, एक अच्छा अमाउंट होगा उन पे, तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए उसमें टोटल बोरिंग कम करनी पड़ेगी या करनी ही नहीं पड़ेगी। तो यही पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि इस आने वाले ईयर के अंदर 3 लाख करोड़ तक का ट्रांसफ़र हो सकता है, मैसिव सरप्लस मिल सकता है गवर्नमेंट को, जो कि 2.69 लाख करोड़ जो लास्ट ईयर मिला था उससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। जो कि एक अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए और ये हेल्प करेगा ब्रिज द फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेजिंग द टैक्स या बोरिंग मोर फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट को कोई जीएसटी पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई और वेट टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज़ नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जिससे उनको बोरिंग कम करनी पड़े या फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना पड़े, है ऐसे इन मीडियम से नहीं करना चाहता फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल। अगर इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू मिल जाए ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, यही है, ठीक है। तो देखो ये जो डिविडेंड बढ़ा हुआ हमें बताया है इकोनॉमिस्ट ने, वो क्यों बताया, क्यों डिविडेंड राइज हो रहा है, उसके पीछे 3 रीज़न बताए, ठीक है। तो बैंक जो आरबीआई वो ऑपरेट करता है एज अ बैंक फॉर द गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स, ठीक है। और इसके बीच में वो अर्न करता है प्रॉफिट बाय कीपिंग अ पोर्शन फॉर इट्स ओन सेफ्टी एज बफर एंड ट्रांसफर द रेस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वो जो ऑपरेशन एक्स है ना, जो मैंने बताया था अभी ऑपरेशन एक्स परफॉर्म करता है, वो ऑपरेशन एक्स यही होता है कि वो कुछ पैसा अपने पास सेफ्टी के लिए रख लेता है और बाकी बचा हुआ पैसा जो बाकी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज, या मतलब वो जो एक्स ऑपरेशन करने के बाद जो भी पैसा बचता है ना, जो एक्स ऑपरेशन किया जो भी पैसा बचा वो गवर्नमेंट को दे देता है सीधे, ठीक है। द एक्सपेक्टेड राइज इज ड्रिवन बाय 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर की वजह से हुआ, ठीक है। पहला क्या है, पहला है फॉरेक्स गेन, फॉरेक्स गेन की वजह से जो बिगेस्ट ड्राइवर है। तो आरबीआई इंटरवीन करता है इन द करेंसी मार्केट, किस लिए, अपने रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए, जो हमारी इंडियन करेंसी है आईएनआर है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है। $1 90 है तो उसे ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो एकदम, कुछ ही मतलब एक ही दिन के अंदर $1 100 हो गया, इतना डेप्रिशिएट हो गया रुपी, उसको ही बचाने की कोशिश करता है। तो आरबीआई इंटरवीन करता है करेंसी मार्केट में फॉर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन द रुपी, ठीक है। उसे डेप्रिशिएट हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आरबीआई को, लेकिन उसको भी थोड़ा इंटरवेंशन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो फ्लक्चुएशन को ज़्यादा फ्लक्चुएशन को रोकने की कोशिश करता है, तो इसलिए बोला स्टेबलाइज करता है द रुपी, ठीक है। तो ये स्टेबलाइजेशन कैसे करता है, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन करते टाइम जब वो स्टेबलाइजेशन कर रहा होता है रुपी को, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कैसे गेन हो रहा होता है, तो वही यही है, इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से, जो लाइन हम पढ़ने वाले हैं इसकी वजह से ये चीज़ हो रही होती है, ठीक है। और फिर ये जब हो रहा होता है और इससे हम पैसा कमा रहे होते हैं, मतलब आरबीआई पैसा कमा रहा होता है, तो इट बाइज डॉलर व्हेन दे आर चीप एंड सेल देम व्हेन दे आर एक्सपेंसिव। तो आर्टिकल ये बता रहा है कि आरबीआई का जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना ऑफ डॉलर का, वो एवरेज है 69.3। तो उसके लिए जो $1 है लगभग वो वैल्यू करता है 69.3, ठीक है। और जो अभी मार्केट में कितना रुपये चल रहा है, 91.72 रुपये चल रहा है $1 की वैल्यू, है ना। जो भी 92 का जो पॉइंट था उसको ब्रेकआउट करके आया और अभी नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ब्रेक जो है वो 93 पे हमें लगता है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी 91.72 चल रहा है। तो जब आरबीआई इन डॉलर्स को सेल करता है मार्केट में अपने रुपये को सपोर्ट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो मैसिव प्रॉफिट कमाता है उस प्रोसेस से। तो वो यही है, अगर मेरा $1 आरबीआई के लिए 69.3 रुपीज़ का है और अभी मार्केट में 91.72 रुपये चल रहा है, तो कितना अप्रॉक्सीमेट फ़ायदा हुआ $1 को सोल्ड करने पे, 70 मतलब 22 रुपीज़ मेरे को फ़ायदा हो रहा है। तो यही बोल रहा है, जब आरबीआई स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है रुपये को, तो उसके लिए वो डॉलर जब बेचता है चीप प्राइस पे, बाय करता है चीप प्राइस पे और सेल करता है एक्सपेंसिव प्राइस पे, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो उसका अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या, इवन दो सेल वॉल्यूम जो है वो कम था प्रीवियस ईयर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर में $195.6 बिलियन बेचे और अभी है 97.9 बिलियन डॉलर बेचे हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है क्योंकि हमारा रुपये ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, पर डॉलर पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, 22 रुपीज़ है। हमने पिछली बार से कम डॉलर बेचा, ठीक है।
वॉल्यूम कम सेल करा, लेकिन तब भी हमारा मार्जिन, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है ना, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिप्रिशिएशन। ठीक है, अब अगला अगला चलते हैं। अरे आगे, ठीक है, हाई इंटरेस्ट अर्निंग। देखो अब दूसरी तरीके से कैसे कमाता है आरबीआई। आरबीआई जो ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर में फॉरेन करेंसी होल्ड करके रखता है, या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो एक बार फॉरेन एसेट को देख लेते हैं। फॉरेन एसेट लगभग 61% कंप्राइज होता है ऑफ दिस आरबीआई बैलेंस शीट। ठीक है, तो विद दिस ग्लोबल इंटरेस्ट रेट रिमेन हाई, द आरबीआई अर्न सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इनकम ऑन दीज एसेट। तो देखो जो आरबीआई के पास पैसा पड़ा हुआ है इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, एफसीए पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, फॉरेन करेंसी एसेट पड़ा हुआ है, वो डॉलर में है, वो यूरो में है, वो येन में है, ठीक है, इन सब में है। तो ये अगर ये पड़ा हुआ, अगर ये आरबीआई के वोल्ट के अंदर पड़ा रहे सिर्फ, तो वो तो डेड मनी हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के लिए कोई फायदा नहीं कर रहा है, वो मनी बस पड़ा हुआ है। नहीं, तो आरबीआई करता है, आरबीआई जो एफसीए होता है ना, ये जो पर्टिकुलर करेंसी होती है, उससे ग्लोबल मार्केट में जाके बॉन्ड्स खरीद लेता है। जैसे यूएस में जाके वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेता है। ठीक है, तो अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो ये है कि जो ग्लोबल का इंटरेस्ट रेट है ना, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट है, वो थोड़ा हाई चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस का जो फेडरल बैंक है, उसको अपने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अपने रेट्स को एलिवेटेड रखा हुआ है। वो अपने अपने पॉलिसी रेट्स को वो एलिवेटेड करके रखा हुआ है, पॉलिसी रेट्स को, क्योंकि वहाँ पर भी इन्फ्लेशन को बीट करना है ना। तो इसकी वजह से जो टोटल इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स पे, वो भी हाई है। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड भी एक अच्छा पैसा कमा के दे रही है आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई के पास एफसीए, और एफसीए की वजह से आरबीआई ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिए हैं, और उसकी वजह से ही उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो डेड मनी हमें दिख रहा है, वो असली में डेड मनी नहीं है, वो इनके लिए एक्टिव मनी है, जो कि इकोनॉमी में पैसा जनरेट कर रहा है, इनकम, फाइनेंशियल इनकम जनरेट कर रहा है आरबीआई के लिए। तो एक फॉरेन एसेट ऐसे है। और क्यों भाई इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 61% है भाई, ये 61% ऑफ आरबीआई इज बैलेंस शीट। बिग नंबर, दिस इज अ बिग नंबर। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई कहाँ से पैसे जनरेट कर रहा है, आरबीआई के पास डोमेस्टिक एसेट्स हैं। तो आरबीआई के पास डोमेस्टिक एसेट्स हैं जो कि 23% ऑफ द टोटल बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई है। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट करती है ऑन द आरबीआई बॉन्ड, वो भी सरप्लस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। देखो, गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड जो है मार्केट के अंदर रिलीज़ किए, ठीक है, या इशू किए, उससे पैसा कमा लिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अभी ये मार्केट के पास है, मतलब मार्केट कौन है यहाँ पर, बैंक हो गए, एमएफ्स हो गए, ठीक है, और पेंशन फंड्स हो गए, ठीक है, ये सब हो गए, ये पहली स्टेज हो गई। फिर क्या होता है, अभी मान लो कि इकोनॉमी में पैसा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं, एमएफ्स है, ये सब जो है ना पैसा लगाते रहते हैं इधर उधर, और जैसे बैंक है, बैंक लेंडिंग करते रहते हैं। तो मान लो मार्केट में इनके पास पैसा ख़त्म हो रहा है, तो आरबीआई दूसरी ओर, जब आरबीआई को लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी होती है, जब लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी होती है, तो ये क्या करता है, ये मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेता है, तो क्या इसी को ही ओएमओ नहीं बोलते, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये पैसा देता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, ठीक है, और उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लेता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनके पास भर के होती हैं बहुत ज़्यादा आरबीआई के पास। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट एक कूपन रेट के हिसाब से पर्टिकुलर पैसा देती है पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई के पास जो भी बॉन्ड है वो 10 साल वाले बॉन्ड है। ठीक है, और पर ईयर गवर्नमेंट ने उस बॉन्ड पे ऐसा लिख रखा है कि गवर्नमेंट ये वादा करती है, जो भी ये बॉन्ड होल्डर है उसको कूपन रेट 10% के हिसाब से 10 रुपये देगी पर ईयर, 10 रुपये। ठीक है, तो हर साल आरबीआई को भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड होल्ड करके रखा हुआ है, उसके थ्रू पैसा मिलता रहता है। वो 10 रुपये मिलते रहते हैं हर ईयर, लेकिन वो 10 रुपये थोड़ा ना, वो असली में बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो मैं एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ। तो आरबीआई इस पर्टिकुलर चीज़ से दो काम कर रहा है। देखो, लिक्विडिटी भी मेंटेन कर रहा है मार्केट के अंदर, और जो उसके पास बॉन्ड पड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है, उससे भी पैसा कमा रहा है। ठीक है, ये पहली स्टेज थी। ठीक है, ये पहली स्टेज थी, फिर ये सेकंड स्टेज थी। ठीक है, अभी एक और चीज़ सोचते हैं। देखो, गवर्नमेंट पैसा देती है किसको, ये जो पैसा देती है बॉन्ड होल्डर्स को, और आरबीआई बहुत बड़ा बॉन्ड होल्डर है। कितना, 21%, 21 नहीं है, 23% ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट, इतना होल्ड करके बैठा हुआ है। इनको पैसा मिलता है,
फिर फाइनली ये क्या करते हैं, ये सरप्लस करते हैं इससे, है ना, पैसा कमाते हैं, और वो सरप्लस किसको मिल जाता है इन द एंड, दोबारा गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो क्या सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट नहीं होगी, पैसों ने हैंड चेंज किया बहुत ज़्यादा, तो इकोनॉमी जनरेट होती है इससे, और आरबीआई लिक्विडिटी मेंटेन कर रहा होता है इस चीज़ से, तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये, है ना। तो ऐसे करके आरबीआई दो तरीके से पैसा कमा रहा है, एक तो फॉरेक्स गेन से पैसा कमा रहा है, और तीसरा हाई इंटरेस्ट अर्निंग से भी पैसा कमा रहा है, क्योंकि लगभग 84% ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट, आरबीआई की बैलेंस शीट इन्वेस्टेड है, या तो वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टेड है या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, ठीक है। अगला तीसरा पैरामीटर या तीसरा फैक्टर क्या होता है कि आरबीआई कितना पैसा गवर्नमेंट को देगा, आरबीआई कितना पैसा गवर्नमेंट को देगा वो किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, वो एक एक्स ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला था ना वो एक एक्स ऑपरेशन है, तो वो एक्स ऑपरेशन का जो एंड पार्ट है ना वो है CRB, कंटिजेंसी रिस्क बफर फैक्टर, जिसको CRB बोलते हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई के लिए जो कंटिजेंसी रिस्क बफर फैक्टर है, ये आरबीआई के लिए कैसे काम करता है, देखो अभी मैं आरबीआई की इनकम को डिवाइड करता है। देखो आरबीआई ने टोटल इनकम जनरेट करी, ठीक है। फिर आरबीआई ने स्टेप 1 के अंदर अपने सारे एक्सपेंसेस हटा दिए। भाई आरबीआई को सैलरी देने एक्सपेंसेस हटा दिए, क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी आरबीआई को, है ना, अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, प्लस ऑपरेशनल पैसा देना पड़ेगा, है ना, भाई कंप्यूटर चलाने का पैसा, बिजली का बिल, सब कुछ ये ऑपरेशनल पैसा होता है, ठीक है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। फिर मान लो अगर आरबीआई को अपनी कहीं प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पर एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन का पैसा, तो वो ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करके हटा लेता है टोटल इनकम में से पहले। तो ये ऑपरेशन स्टेप 1 में ऑपरेशन वन परफॉर्म किया, ठीक है। अभी स्टेप टू में क्योंकि आरबीआई बहुत बड़ी एंटिटी है, तो आरबीआई अपने पास एक इमरजेंसी फंड भी रखता है, ठीक है। अपनी सिस्टमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो एक इमरजेंसी फंड रखता है, जिसको भी बोलते हैं CRB, कंटिजेंसी रिस्क बफर, ठीक है। तो ये बफर क्यों रखता है, क्योंकि भाई कोई आरबीआई के पास भी तो मार्केट रिस्क होता है, आरबीआई को भी मार्केट रिस्क को स्टेबलाइज करना होता है या ख़त्म करना होता है, गोल्ड रिस्क को ख़त्म करना होता है ना, या ऑपरेशनल रिस्क को ख़त्म करना होता है। तो आरबीआई को भी तो पैसा चाहिए ना अपने बफर में, आरबीआई को तो एक बफर रखना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में वो पर्टिकुलर बफर को भी अपनी टोटल इनकम में से घटाना होता है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन 2, ठीक है। तो ये ऑपरेशन 2 हो गया, ठीक है। अभी टोटल इनकम में से मैंने ऑपरेशन 1 माइनस कर दिया, OP2 माइनस कर दिया, तो उसके बाद जो भी अमाउंट मेरे पास बचा, ठीक है, जो भी अमाउंट बचा वो किसका हुआ, वो हो गया गवर्नमेंट का। तो ऐसे गवर्नमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑपरेशन 1 है इसको कंट्रोल ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन 2 को कंट्रोल किया जा सकता है कि मैं कितना रिस्क बफर अपने पास रखूँ। आरबीआई के पास ये ऑप्शन है, या वो 4.5% रखे, 5.5% रखे ऑफ टोटल आरबीआई बैलेंस शीट, या 6.5 रखे या 7.5 रखे, ये इन चीज़ों को इसको चेंज कर सकता है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट को अपने पास रख लेता है टोटल प्रॉफिट में से, मान लो 7.5% तक रख लेता है, तो गवर्नमेंट को कम पैसा मिलेगा डिविडेंड में, ठीक है। लेकिन अगर वो 4.5% ही रखता है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, ऑपरेशन 2 पे जहाँ पर वो रिस्क बफर अपना एक मेंटेन करना चाहता है, वहाँ पर वो थोड़ा लिक्विडिटी दे सकता है, या सरप्लस दे सकता है, डिविडेंड दे सकता है ज़्यादा गवर्नमेंट को। तो कैसे चूज़ करता है ये चीज़ कि भाई कितना पैसा उसको अपने पास रखना है, एज अ रिस्क बफर कितना रखना है, तो वो कैसे चूज़ करता है, वही हम बताएंगे आज, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टोरी क्या थी, स्टोरी ऐसा था कि प्री 2013 में, है ना, आरबीआई और गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा क्लैश हो गया, ठीक है, दोनों लड़ाई करने लग गए। गवर्नमेंट बोलती थी यार तुम्हारे पास बहुत सारे लिक्विडिटी में रहती है ना, मतलब तुम बहुत पैसा लेके बैठे हुए हो, और तुम्हारे जो सारे के सारे रिस्क बफर्स हैं, जो भी कंटिजेंसी बफर है, कंटिजेंसी फंड है, या एसेट लाइबिलिटी बफर, जो भी बफर्स है आपके, वो तो एडिक्वेटली फुलफिल्ड है। तो आप ही जो बाकी पैसा है अपने पास दबा के क्यों बैठे हो, आप हमें दे दो ना, ये हम अपनी फिस्कल डेफिसिट कम कर लेंगे, हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा लेंगे, हम मार्केट से कम बोरिंग कर लेंगे। तो ये लड़ाई रहती थी इनके पास कि तुम हमें ज़्यादा, गवर्नमेंट बोलता था हमें ज़्यादा पैसा दो यार, हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा दो। आरबीआई बोलता था नहीं यार,
क्योंकि आरबीआई का कंसर्न क्या है, आरबीआई सेफ्टी का कंसर्न है। आरबीआई हमेशा सेफ्टी चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट अपना फिस्कल कंसोलिडेशन चाहता है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहता है, मार्केट बोरिंग को कम करना चाहता है। तो आरबीआई की परेशानी अलग, गवर्नमेंट की परेशानी अलग, दोनों में लड़ाई हो रखी है। तो अभी लड़ाई को सुलझाने के लिए पहला बंदा क्या आया, ठीक है, मतलब इस टाइम पे जब प्री 2013 था तब ये 12 से 18% तक पैसा अपने पास होल्ड कर लेते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कम पैसा मिलता था एज अ सरप्लस। तो फिर 2013 में हम आए YH मालेगाम, ठीक है। तो मालेगाम साहब ने बोला कि यार आरबीआई, तुम्हारे पास जो ना एडिक्वेट कैपिटल है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारा कोई ऑपरेशन रिस्क नहीं है इसमें, तुम्हारे पास इतनी कैपिटल है कि तुम उसको मेंटेन कर सकते हो, अपना मार्केट रिस्क भी सस्टेन कर सकते हो, गोल्ड रिस्क भी सस्टेन कर सकते हो, अपना ऑपरेशन रिस्क भी सस्टेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तो तुम ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देने की कोशिश करो कि गवर्नमेंट का भी भला हो। तो यहाँ पर आके इन्होंने ये कमेटी के थ्रू ये चीज़ों को हाईलाइट किया, थोड़ा इस पर पेपर वर्क दिखाया, ठीक है। तो आरबीआई को यहाँ लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है यार, है तो ऐसा कि थोड़ा हम कम कर सकते हैं, लेकिन कितना करें, हम कितना लें, हम 4.5% ही लें एज अ रिस्क बफर, या हम 5.5% लें, या 6.5 लें, या 7.5 लें, या पूरे का पूरा 100% ले लें, कितना लें हम। तो वो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क किसने दिया, वो फ्रेमवर्क दिया 2019 में जब आए हमारे बिमल जलान, ठीक है। 2019 में आके इन्होंने बोला कि मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि आरबीआई, तुम अपनी बैलेंस शीट को, जो तुम्हारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट है, उसको जो है ना, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग है, या मैं रिटेन अर्निंग नहीं बोलता यहाँ पर, प्रॉफिट बोलता हूँ, क्योंकि रिटेन अर्निंग अलग चीज़ हो जाती है ना। जो प्रॉफिट है तुम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक तो अनरियलाइज्ड, ठीक है, और एक रियलाइज्ड, ठीक है। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है आपका, उसको छूना नहीं, उसको कोई किसी को भी कभी देना नहीं, ठीक है। मतलब ये आपका गोल्ड और पेपर वैल्यू हो गई, मतलब ये जो गोल्ड आपका वॉल्ट के अंदर रखा हुआ है उसका, या आपके पास जो डॉलर रखा हुआ है, उसकी जो वैल्यू बढ़ने पे आपकी जो पेपर में वैल्यू बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है आपका, है ना, जो उसकी वजह से प्रॉफिट आ जाता है, उसको छूने का नहीं, क्योंकि वो अभी अनरियलाइज्ड है, आपके पास कोई कैश नहीं है उसका, आपके पास सिर्फ पेपर है जिसमें उसकी वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है, ठीक है, अनरियलाइज्ड है, तो इसको छूने का नहीं, इसको साइड में रख देने का, ठीक है, इसको बीच में लाने का नहीं। दूसरी ओर जहाँ पे आपके सब कुछ रियलाइज हो चुका है, आपकी रिटेन अर्निंग आ चुकी है आपके पास, अब आप कैश होल्ड करते हो, ठीक है, प्रॉफिट होल्ड करते हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज ऑफ CRB कंटिजेंसी रिस्क बफर निकाल के आप जितना पैसा बचे, ठीक है, जितना पैसा बचे आप गवर्नमेंट को दे दो एज अ डिविडेंड। और उन्होंने उसका जो पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू जो रेंज बताई कि तुम कितना पैसा रख सकते हो ऐसा CRB, वो बोला कि 5.5% से लेकर 6.5% ऑफ RBI बैलेंस शीट, ठीक है, वो इतना कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा पैसा है वो डिविडेंड के अंदर दे देंगे आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन 2 ही तो है CRB, ठीक है, ऑपरेशन 2। तो ऐसा बोला उन्होंने बिमल जलान ने, और फिर आरबीआई ने बोला ठीक है, हम यही आपका जो फ्रेमवर्क है इसको फॉलो करेंगे, और अब दोनों खुश हैं, ज़्यादा क्लैशेस नहीं होते हैं, ठीक है, पहले बहुत क्लैशेस होते थे। तो ये पूरी है स्टोरी, ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। No, CRB is an emergency fund the RBI keeps aside from its profit before paying to the government. ठीक है, एक ट्रेड ऑफ क्या है, देखो अगर ज़्यादा CRB हुआ, ठीक है, मान लो 7.5% RBI ने रख लिया अपने पास, तो लोअर डिविडेंड हो गया गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर लोअर CRB हुआ तो हायर डिविडेंड हो गया गवर्नमेंट को, अपोजिट है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों, ठीक है। द CRB थ्रेशोल्ड जो बिमल जलान ने बताई वो थी 5.5 से 7.5 से 6.5, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलके इस फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर इसको बड़ा कर दिया है, थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, इसको इसकी विड्थ को बढ़ा दिया है, ठीक है, वाइडन कर दिया है, वो कर दिया है 4.5 से 7.5 पे। और आरबीआई ने इस फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अपने हाई एंड में पैसा रखा है, मतलब 7.5% CRB रखा है, ठीक है।
और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो गवर्नमेंट को दे दिया है, ठीक है। अभी देखा जाए, देखो फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने पैसा दिया था 2.11 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है, लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। और तब मेरे ख्याल से इन्होंने रखा था या तो 5.5 रखा था या 6.5 रखा था, है ना। इधर भी हायर एंड रखा था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्होंने हायर एंड रखा, विड्थ को बढ़ाने के बाद हायर एंड रखा, उसके बाद भी इन्होंने 2.69 लाख करोड़ रुपीज़ दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर था थोड़ा यूनिक था। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आरबीआई ने दबा के गोल्ड बेचा है अपना, ठीक है। तो जब और दबा के गोल्ड भी बेचा है और दबा के गोल्ड खरीदा भी है, तो उसका जो नेट प्रॉफिट, उसकी वजह से जो आया है ना, नेट प्रॉफिट आ गया है। तो वो जो नेट प्रॉफिट है, फिर क्योंकि इतना 7.5 अपने पास बचा के रखने के बाद भी गवर्नमेंट को अच्छा खासा सरप्लस दे दिया इन्होंने उसके बाद भी, ठीक है। तो वो गोल्ड की वजह से आया था, मतलब इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा हूँ कि पहले 2.11 दिया था फाइनेंशियल ईयर 25 में, अभी फाइनेंशियल 26 में 2.69 लाख करोड़ दे दिया, और अब इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 3 करोड़ तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। तो द अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिस्ट जो स्टैंडर्ड चार्टर या BOFA के हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि आरबीआई लोअर दिस बफर टू रफली 5.5, इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा कैश रिलीज हो जाएगा, है ना, मतलब गवर्नमेंट को मिल जाएगा। इन BOFA का एस्टिमेट क्या है कि अगर 1% रिडक्शन करते हैं ये, है ना, अपनी इक्विटी बफर में, तो वो एडिशनली 84,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को रिलीज कर देता है, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता है। तो वही, अगर CRB घटेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा, और नहीं तो वाइस वर्सा, अपोजिट, ठीक है। तो ये सिनेरियो क्या है, देखो फाइनेंशियल ईयर 26 में मैक्स रखा था 7.5, तो आरबीआई के लिए क्या इंप्लीकेशन थी, आरबीआई बहुत सेफ खेलना चाह रहा था, आरबीआई थोड़ी कंजर्वेटिव नेचर का था, हाई कैपिटल रखना चाहता था टू एब्जॉर्ब द शॉक, क्योंकि तब वही बहुत ऐसा ईयर था, बहुत बहुत अनस्टेबल ईयर रहा है हमारा लास्ट वाला, है ना, और ये तो और रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। और इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट के लिए क्या, गवर्नमेंट को लोअर पे आउट मिला, इनडायरेक्टली लोअर पे आउट मिला, ज़्यादा मिल सकता था अगर यही वैल्यू 5.5 होती तो और ज़्यादा मिलता, 2.69 से भी ज़्यादा मिलता, है ना। मॉडरेट, फाइनेंशियल ईयर 27 में एस्टिमेट है कि मॉडरेट रहेगा, अभी जो रेंज रखेंगे 6 से 6.5 के बीच में कहीं होगा। आरबीआई दोबारा से कौन से स्टैंस में रहेगा, सेफ्टी मार्जिन के अंदर रहेगा, लेकिन थोड़ा हाई पे आउट मिलेगा बेस केस में, ठीक है। अगर वो अगर एग्रेसिव रहता है, अगर 4.5 से 5.5 रहता है, तो ये मिनिमम सेफ्टी लॉ है, बाय रिक्वायरमेंट है बाय आरबीआई, और अगर आरबीआई इसमें रहता है तो एक मैसिव पे आउट मिल सकता है गवर्नमेंट को, ठीक है। हमने देखा था कि अगर 1% कट होता है तो 84,000 करोड़ रुपीज़ सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास मिल जाते हैं एज अ डिविडेंड, ठीक है। तो जो मैंने पूरी स्टोरी बताई ना आपको YH मालेगाम कमेटी की, वो सब मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिए हैं, लिख दिए हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने वर्डिक्ट क्या दिया। वर्डिक्ट, मालेगाम ने वर्डिक्ट दिया कि आरबीआई रिजर्व इंडीड एडिक्वेट है, फुलफिल्ड है, और उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो तुम्हारा आरबीआई, तुम्हारा जो ट्रांसफ़र है, द लार्ज चंक ऑफ प्रॉफिट, वो इंटरनल है, और वो कौन सी चीज़ों में है, कंटिजेंसी फंड के अंदर है या एसेट डेवलपमेंट फंड के अंदर है। अब इसको आप स्टॉप करो, और बहुत ज़्यादा जो अमाउंट आपके पास है उसको गवर्नमेंट को देना स्टार्ट करो, ठीक है, कि गवर्नमेंट थोड़ा पैसा पैसा बना ले इससे, है ना। और बिमल जलान कमेटी जो 2019 में आई, उन्होंने क्या बोला कि भाई 2018 तक गवर्नमेंट और आरबीआई में दोबारा क्लैश हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट बिलीव करती थी कि आरबीआई के पास अभी भी सिटिंग पैसा रखा हुआ है, 9.6 लाख करोड़ रुपीज़ है ऑफ एक्सेस कैपिटल, ठीक है। बट आरबीआई जो है ना शेयर नहीं करना चाह रही तो उन्होंने यही बोला कि हम एक ऐसा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाएंगे जहाँ पर जलान ने ये आरबीआई की वेल्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जहाँ पर रिवैल्यूएशन बैलेंस जो कि अनरियलाइज गेन है, जिसको टच नहीं करना है, जिन्होंने बोला, क्योंकि ये वॉलेटाइल है और कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट, ठीक है, उसको अलग कर दो, उसको टच नहीं करना। दूसरा जो है रियलाइज इक्विटी, जहाँ पर कैश और रिटेन अर्निंग आपकी आएगी, ठीक है, वो एक एक्चुअल कैश बफर है, जिसको आप बोल सकते हो कंटीजेंसी रिस्क बफर, ठीक है। और इसकी जो रेंज थी वो 5.5 से 6.5 के बीच में रखी, जिसको हमने अभी चेंज कर दिया 4.5 से 7.5 तक, ठीक है। और उसका हमने फाइनेंशियल ईयर 26 में हाई पार्ट उठाया ऑफ द टोटल आरबीआई बैलेंस शीट, ठीक है। इकोनॉमिक्स फोरकास्ट, अभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्या बोल रहे हैं भाई, ये वाले जो इंस्टीट्यूशन है ICICI, बार्कले, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर, ये थोड़ी बुलिश टाइप बता रहे हैं कि भाई इस बार जो आने वाला ईयर है इसके अंदर 2.5 से 3 लाख करोड़ तक की डिविडेंड मिल सकता है गवर्नमेंट को। वो क्यों मिलेगा, इन्होंने उसके पीछे रीज़न भी दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स गेन मिल सकता है आरबीआई को, और पोटेंशियल कट भी हो सकता है CRB के परसेंटेज में भी, ठीक है। मान लो क्या पता इस बार 5.5% पे दे, है ना। बेस केस क्या है, BOFA ने
BOFA ग्लोबल रिसर्चर ने क्या बोला है कि 2.9 लाख करोड़ रुपीस मिल सकते हैं, जो कि हाई इंटरेस्ट की वजह से मिलेगा, जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट की वजह से इतना पैसा दे सकती है आरबीआई गवर्नमेंट को, या करेंसी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए इसकी वजह से भी हो सकता है। उसकी वजह से आरबीआई को इनकम होगी ज़्यादा और फिर आरबीआई पैसा भी देगा। दूसरी जो कुछ बैंक है जैसे IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, नमोरा हो गया, केयर रेटिंग एजेंसी हो गई, ये थोड़े कंजर्वेटिव नेचर बता रही हैं कि लगभग इस बार अगले आने वाले ईयर में आरबीआई 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपीस देगा। ठीक है, और ये क्यों होगा? क्योंकि लोअर वॉल्यूम ऑफ डॉलर सेल कंपेयर टू द लास्ट ईयर, जो कि हम बता अभी तक नवंबर तक कितना आया, 97.6 के अराउंड आया। ठीक है, बिलियन इतना डॉलर बेचा है। एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट और आरबीआई टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ये इनका थोड़ा बात है। अभी इससे इकोनॉमी को क्या फ़र्क होता है? देखो, मैं आपको ये अच्छे से बता ही चुका हूँ कि गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है कि 3 लाख करोड़ अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो एक मैसिव कुशन की तरह वर्क करेगा गवर्नमेंट का, और एक अच्छा बजट भी क्रिएट हो सकता है ना, अलाउ करेगा कि वो गवर्नमेंट हायर स्पेंडिंग करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, या वेलफेयर स्कीम्स को भी थोड़ा ट्विक करे या चेंज करे, है ना, विदाउट ब्रीचिंग द फिजिकल डेफिसिट टारगेट। अपना फिजिकल कंसोलिडेशन भी कर पाए, है ना, अपने टारगेट को मैनेज कर पाए। दूसरी ओर मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट को कम बोरो करना होता है, हमने कल वाले उसमें भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कम बोरो करती है मार्केट से, तो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड कंट्रोल हो जाती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? देखो, गवर्नमेंट की अगर बॉन्ड यील्ड कंट्रोल हो गई तो गवर्नमेंट को पैसा जो है, गवर्नमेंट के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, दूसरी, अगर कॉरपोरेट्स हैं वो सस्ते दामों में पैसा उठा पाएंगे मार्केट से, क्योंकि गवर्नमेंट कम बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट सारा पैसा अब्जॉर्ब नहीं कर रही है मार्केट का, तो अब कॉरपोरेट अब्जॉर्ब कर सकती है सस्ते दामों में, लेस इंटरेस्ट में। ठीक है, तीसरा क्या है, इकोनॉमी के अंदर बूस्ट आ जाएगा और प्राइस जो है हमारे स्टेबलाइज हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, और मैंने आपको पूरा इसका टेक्निक बताया था कि अगर बॉन्ड यील्ड कम ज़्यादा होती है तो कॉरपोरेट्स को थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज पे लोन मिलता है, होम लोन्स और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, 9% तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताई थी पूरी की पूरी, है ना, कल वाले में। ठीक है, आज हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। करेंसी मैनेजमेंट, दूसरी ओर क्या, एक और क्या हो रहा है, द प्रॉफिट कन्फर्म्स दैट द आरबीआई हैज सक्सेसफुली यूज्ड इट्स रिजर्व टू मैनेज द करेंसी वोलेटिलिटी while generating the return। वही सेम चीज फॉरेक्स गेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, टर्निंग द कॉस्ट ऑफ रिजर्व इनटू द प्रॉफिट, जो FCA है उसको भी अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है आरबीआई, है ना। ठीक है, अगला क्या है, आरबीआई ESMA, उन्होंने एक MOU साइन किया है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो 2 साल की रेगुलेटरी स्टैंड ऑफ था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो खत्म हो गया। और इसकी जो ये खत्म हो गया स्टैंड ऑफ, इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ, यूरोपियन बैंक्स को इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल गया। ठीक है, रीओपन हो गया। तो पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इस पर बिल्डअप भी करेंगे। ठीक है, आगे क्या है, जो आरबीआई है, और जो देखो आरबीआई भी रेगुलेटर है, और यूरोपियन यूनियन का रेगुलेटर कौन है, उसका नाम है ESMA, यूरोपियन यूनियंस फाइनेंशियल रेगुलेटर, ESMA। ये इन्होंने जो है ना, जो अपनी 2 साल पुरानी कॉन्फ्लिक्ट थी उसको रिजॉल्व कर लिया है, और उन्होंने एक MOU साइन कर लिया है जो अलाउ करेगा यूरोपियन बैंक्स को टू कंटिन्यू ट्रेडिंग इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट विदाउट फेसिंग एनी पेनल्टिव पेनल्टीज। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो कोर ऑफ एग्रीमेंट है ना, ये कोर ऑफ एग्रीमेंट क्या है, म्यूचुअल है, ये याद रखना, म्यूचुअल है। ये म्यूचुअल क्यों है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो ESMA ने एग्री किया है टू रिलाई ऑन द आरबीआई सुपरविजन। ठीक है, अब आरबीआई टू सुपरवाइज द इंडियन क्लियरिंग हाउस रेदर देन डिमांडिंग द राइट टू इंस्पेक्ट देम डायरेक्टली। ठीक है, तो कहने क्या चाह रहा है ये, देखो, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होती है या कोई भी बॉन्ड खरीदा जाता है तो कैसे खरीदा जाता है कोई मार्केट के अंदर, मैं बोलूँ कि अगर एक यूरोपियन बैंक है, इसको फॉर एग्जांपल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, इसको बॉन्ड खरीदते हैं, और ये हो गया हमारा इंडियन मार्केट। अगर EU बैंक्स को बॉन्ड चाहिए तो ये डायरेक्टली क्या इंडियन मार्केट में जाके जिस बंदे के पास बॉन्ड है उससे डायरेक्टली थोड़ा ना खरीदता है ना, क्योंकि सेफ्टी नहीं रहती इसके लिए। ठीक है, तो इसको बॉन्ड चाहिए और उसके बदले इसको पैसा देना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा इस बंदे को, तो ये डायरेक्टली नहीं होता है ना। इन दोनों के बीच में एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है, CCIL फॉर एग्जांपल, है ना, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो होता है। तो
वो क्यों ये पर्टिकुलर मिडल पार्टी को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेफ्टी क्रिएट करता है ना? एक सेफ्टी मैकेनिज़्म है कि भाई ये सुनिश्चित हो जाए कि जो बैंक हमारा ईयू बैंक ट्रांज़ैक्शन चाहता है परफ़ॉर्म होना, वो हो जाए, कंप्लीटली हो जाए। इसको बॉन्ड चाहिए तो बॉन्ड मिल जाए, ठीक है? और ये बॉन्ड बेचना चाहता है, इसके बदले उसको पैसा मिलना चाहता है। मान लो इसने बॉन्ड ले लिया, ईयू बैंक ने बॉन्ड ले लिया और फिर वो भाग गई, तो इसको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीसीआईएल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीसीआईएल पे करेगा। तो एक मिडिल पार्टी को होना ज़रूरी होता है इसके अंदर, कि एक सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहे, कि ईयू बैंक के ट्रांजैक्शन ईयू बैंक जो भी ट्रांजैक्शन चाहता है वो हो जाए, जो ये पर्टिकुलर पर्सन चाहता है इंडियन मार्केट के अंदर वो भी हो जाए सक्सेसफुली, और एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाए जो कि सीसीआईएल मेंटेन करती है, ठीक है। तो बीच में एक मिडिल पार्टी आ जाती है। तो जो ईएसएमए है ना, ईएसएमए है, वो बोल रहा है कि हम तुम्हारी इस पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारी ईयू बैंक की जितनी भी हमारी खुद की इकोनॉमी है वो ईयू बैंक पे डिपेंड करती है। हमारी ईयू बैंक तुम्हारे इस सीसीआईएल के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रही है इंडियन मार्केट के। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी सीसीआईएल फ्रॉड निकली, या तुम्हारी सीसीआईएल अनरिकॉग्नाइज्ड है हमारे लिए, और तुम्हारी सीसीआईएल की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और कुछ भी हुआ और सीसीआईएल डूब गई, ठीक है, और ये बंदा पैसे लेके भाग गया फॉर एग्जांपल, तो हमारी मार्केट, तो हमारे जो ईयू बैंक्स हैं वो तो बर्बाद हो सकते हैं। तो ईएसएमए क्या है, हमारी सीसीएल पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो ये ट्रस्ट नहीं कर रहा था, तो आरबीआई से बोलता है जाके, ईएसएमए आरबीआई से बोलता है कि यार देखो, हमें तुम्हारे सीसीएल पे, तुम्हारी रेगुलेशंस पे, तुम्हारे सुपरविजन पे कोई ट्रस्ट है नहीं। तो जब हमें तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं है तो हमें तुम डायरेक्ट एक्सेस दे दो। आरबीआई से बोलता है कि हमें डायरेक्ट एक्सेस दे दो, हाँ, कि हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर पाए, मतलब ऑडिट कर पाए, ठीक है, इंस्पेक्ट कर पाए, है ना, ये सब चीज़ें कर पाए सीसीआईएल्स की, ठीक है, ठीक है, आपके क्लियरिंग हाउस की इंस्पेक्शन कर पाए, हम खुद ही इंस्पेक्शन कर लेंगे, खुद ही ऑडिट कर लेंगे। तो आरबीआई ने तो एकदम रिफ्यूज़ कर दिया, भाई हम क्यों दें आपको अपनी खुद की कंट्री का पूरी की पूरी बैलेंस शीट, भाई सीसीआईएल की बैलेंस शीट मिल जाएगी इनको, है ना, ये खुद से ऑडिट कर पाएंगे। तो ये तो दो तरीके से हो गया, क्योंकि जो सीसीआईएल है ये सोवरेन बैकिंग है, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है सीसीआईएल को। अभी तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आरबीआई के सुपरविजन और रेगुलेशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये तो इंडिया की रेपुटेशन के लिए बहुत बेकार चीज़ है ना, ख़राब चीज़ है, कि हमें दूसरी रेगुलेटर्स को अलाउ करना पड़ रहा है अपनी सीसीआईएल को ऑडिट कराने के लिए, इंस्पेक्ट कराने के लिए, वो आरबीआई के इंस्पेक्शन ऑडिट पे भरोसा नहीं करता। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो आरबीआई ने सीधा मना कर दिया कि ईएसएमए तुम्हें नहीं देंगे, तुम ऑडिट नहीं कर सकते सीसीआईएल का हमारे यहाँ, हमारे मार्केट के। तो इन्होंने बोला ठीक है मत दो, हम क्या करते हैं, हम जो है ना, हम अपने बैंक्स पे ही कुछ चार्जेस लगा देंगे। अगर फ्यूचर में, अगर हमने कोई भी तुम्हारा सीसीआईएल अनरिकॉग्नाइज किया, ये बोलते हैं, अगर इंडिया को बोलते हैं, अगर तुम्हारा कोई भी सीसीआईएल हमने अनरिकॉग्नाइज किया और हमारे बैंक्स ने या हमारे इन्वेस्टर्स ने उस अनरिकॉग्नाइज्ड सीसीआईएल के थ्रू ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी या ट्रेडिंग करी इन योर मार्केट, तो हम अपने बैंक्स पे लगाएंगे कैपिटल चार्ज, जो आप ईयू बैंक्स को अलग साइड में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ईयू बैंक की ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी हमारे मार्केट में। तो ये बोला ईएसएमए ने। भाई ईएसएमए आरबीआई से गुस्सा हो गया और उसने बोल दिया ईयू बैंक्स को कि तुमने अगर सीसीआईएल या आरबीआई इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के कोई भी अनरिकॉग्नाइज सीसीआईएल के थ्रू ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए तो हम तुम पे कैपिटल चार्ज लगा देंगे। तो ईयू बैंक्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा कैपिटल हो गई, और जो आपका जो पूरा ट्रांजैक्शन है या ट्रेडिंग है वो एक्सपेंसिव हो गई इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये ईयू बैंक भागने लग गए मार्केट से, ठीक है। तो अब इन दोनों को कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए, ईएसएमए ने कुछ चेंजेस किए, ईएसएमए थोड़ा बैकफुट पे आया, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ एक कोर ऑफ एग्रीमेंट करेंगे, एमओयू साइन करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे कि तुम पे हम म्यूचुअल ट्रस्ट करते हैं, आरबीआई पे हम म्यूचुअल ट्रस्ट करते हैं। ESMA has agreed to rely on RBI to supervise Indian clearing houses rather than demanding the right to inspect them directly, ठीक है। ठीक है, ESMA बोल रहा है ठीक है, हम डायरेक्टली इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम आपकी सुपरविजन पे रिलाई करते हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हम म्यूचुअल ट्रस्ट करते हैं। तो वही है, और हम बोलते हैं अब कि अब EU बैंक्स तुम पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, तुम करो, ठीक है, तुम ट्रेडिंग करो।
तो वही अब अच्छे से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ द क्लियरिंग हाउस एंड व्हाई डज इट मैटर। जो मैंने आपको बताया कि ये जो क्लियरिंग हाउस होते हैं इनको बोलते हैं क्वालिफाइड क्यूसीसीपी बोलते हैं, क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टीज, और क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। तो अगर कोई बैंक को ट्रेड करना है या बॉन्ड बाय करने हैं, डेरिवेटिव बाय करना है, तो वो जो है ना सिर्फ कैश या हैंड कैश चेंज नहीं होता है ना टू ईच अदर, ठीक है। दे गो थ्रू द मिडल मैन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि वो गारंटी प्रोवाइड करते हैं स्टेट की कि वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। आप चिंता मत करो, अगर बैंक ए फेल करता है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर करेगा कि बैंक बी को पैसा मिल जाए, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, जो क्लियरिंग हाउस है वो है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL, ठीक है, वो ये है। तो ग्लोबल रूल क्या बोलता है, जो 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद ग्लोबल रेगुलेटर्स ने बोला कि हम डिसाइडेड दैट देयर बैंक शुड ओनली यूज़, जो उनके बैंक हैं जैसे यू बैंक्स हो गए, वो सेफ क्लियरिंग हाउसेस का यूज़ करेंगे। तो यूरोपियन बैंक्स के लिए बोला कि तुम जो इंडियन क्लियरिंग हाउसेस है उनको यूज़ मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें क्लियरिंग हाउस इंडिया के क्लियरिंग हाउस यूज़ करने हैं तो हम पहले उनको सर्टिफाई करेंगे खुद से कि वो सेफ है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक एडिशनल ये लॉ अपने आप से नॉर्म लगा दिया। तो आरबीआई ने इसको मना कर दिया, नहीं है तुम ऐसा नहीं कर सकते। आगे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही थी, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2022 से, जब ESMA ने विड्रू कर लिया रिकॉग्निशन ऑफ 6 इंडियन क्लियरिंग हाउसेज, और उसमें CCIL भी आ गया। तो इन जो ESMA का डिमांड था कि अंडर अ रूल, जो इनका रूल है EMIR, यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, उसके तहत ये चाहते हैं कि इनको पावर मिल जाए टू ऑडिट, इंस्पेक्ट एंड पेनलाइज द इंडियन क्लियरिंग हाउस डायरेक्टली। तो क्या RBI क्या करेगा फिर अगर ये सब कर लेंगे ये, तो ये क्या चाहते थे, दे वांट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच। तो RBI ने बोल दिया नहीं भाई नहीं देंगे, RBI रिफ्यूज। दे आर्ग्यूड दैट द इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर सोवरेन एंटिटीज रेगुलेटेड बाय RBI इटसेल्फ। तो भाई तुम हमारी सोवेनियर एंटिटीज पे भरोसा नहीं करते तो फाइनेंशियल मार्केट में आगे क्या करोगे, निकलो ऐसे, ठीक है। अलाउइंग अ फॉरेन रेगुलेटर्स ESMA टू इंस्पेक्ट इंडियन एंटिटीज वाज सीन एज अ इंफ्रिंजमेंट ऑन इंडियन सोवेनिटी, ठीक है। एंड द RBI की अथॉरिटी को चैलेंज है, एक तरीके से इंडियन सोवेनिटी को चैलेंज है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट इंडियन क्लियरिंग हाउस जो है डी रिकॉग्नाइज हो गए, अनरिकॉग्नाइज हो गए बाय दिस ESMA। उन्होंने बोल दिया नहीं हम आपको इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डेंजरस क्यों था, इसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंसिव हो गई यूरोपियन लैंडर्स का एंटर करना इन द मार्केट, इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो पेनल्टी चार्ज लगनी स्टार्ट हो गई इन पे, जो कि जिसको बोलते हैं कैपिटल चार्जेस। यूरोपियन रूल बोलता है कि अगर तुम बैंक जो है ट्रेड करेगा थ्रू दिस अनरिकॉग्नाइज क्लियरिंग हाउस, तो उनको कुछ सिग्निफिकेंटली कैपिटल साइड करनी पड़ेगी टू कवर द रिस्क, क्योंकि हम अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। हायर कॉस्ट, इसकी वजह से हायर कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो दिस कैपिटल चार्ज इज इफेक्टिवली अ टैक्स फॉर द पर्टिकुलर यूरोपियन लेंडर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं और डेरिवेटिव हैं बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना। और फॉर यूरोपियन बैंक्स, क्योंकि इनको अलग से कैपिटल रखनी पड़ेगी, सो वो इन एक्सपेंसिव इंडियन बॉन्ड्स और मार्केट डेरिवेटिव्स में ना डील करते हुए ये सोचते हैं कि भाई फिर ठीक है हम इंडियन मार्केट से एंटायरली एग्जिट कर जाते हैं। दे माइट हैव एग्जिटेड द इंडियन मार्केट एंटायरली। तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा भाई, हमारे बोरोवर्स हमारे बायर्स कम हो जाएंगे ना इंडियन बॉन्ड्स के, ठीक है, जिसकी वजह से हमें भी परेशानी होगी, हमारी मार्केट की लिक्विडिटी हर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या है, कॉमन ग्राउंड क्या है, मिडिल ग्राउंड क्या था भाई, RBI ने बोला कि ठीक है, इंस्टेड ऑफ ESMA कमिंग टू इंडिया टू इंस्पेक्ट दीज बुक्स, इन्होंने बोला कि हम जो है ना, ESMA बोलता है कि हम तुम पे रिलाई करते हैं और तुम्हारी खुद की जो रेगुलेटरी पावर है, तुम्हारा जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन है वो इनफ है हमारे यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने में। सो हमें कोई अलग से नहीं करने की जरूरत, ESMA ने बोल दिया कि ठीक है हम तुम पे रिलाई करते हैं, वो यही लाइन बोल रही है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज क्या हुई, RBI ने बोला कि ठीक है तुम हम पे रिलाई करते हो तो हम जो है ना तुमको नेसेसरी डाटा देंगे और तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट भी करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, हम सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलेंगे, लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं देंगे विदाउट गिविंग अप द कंट्रोल, ये बोल दिया और काम खत्म हो गया, ठीक है। व्हाट हैपन नेक्स्ट, अभी ये जब MOU साइन हो गया तो इससे क्या पावर मिलेगी, जो CCIL है ना वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है ESMA को फॉर द सर्टिफिकेशन फॉर द फॉर्मल रिकॉग्निशन, ठीक है। और यूरोपियन बैंक्स कंटिन्यू एक्सेस कर सकते हैं इंडियन मार्केट विदाउट एनी फियर ऑफ द पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। जिससे दिस रिमूव्स अ मेजर बैरियर, पोटेंशियली इन्वाइट करेगा ज़्यादा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स को इनटू द इंडियन डेप्ट एंड करेंसी मार्केट। तो हमारा भी फ़ायदा इनका भी फ़ायदा, मज़े करो, आगे बढ़ते हैं हम,
ठीक है, वही सेम चीज़ टेबल की फॉर्म में लिखी हुई है, ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, नए एक और डायरेक्शन आ गई। RBI's न्यू मास्टर डायरेक्शन पुट्स प्रमोटर होल्डिंग कंपनीज अंडर CIC लेंस। देखो, अभी मैं आगे जो है ना ये प्रमोटर होल्डिंग कंपनीज बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ होल्डिंग कंपनी बोलूँगा। तो आपको समझ जाना है कि मैं प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं होल्डिंग कंपनी बोलता हूँ आगे। तो इसमें क्या आ रहा है, थोड़ा पढ़ते हैं फिर उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं कि RBI ने इशू किया है एक न्यू डायरेक्टिव्स या नया मास्टर डायरेक्शन, जो ये ट्रीट करता है कि जो प्रमोटर्स ओन्ड होल्डिंग कंपनीज हैं, या मैं सिर्फ होल्डिंग कंपनी बोलूँगा, होल्डिंग कंपनी है, उसको CIC में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो RBI क्या है, जो प्रमोटर्स ओन्ड होल्डिंग कंपनीज हैं, जिसको मैं होल्डिंग कंपनी ही बोलने वाला हूँ, होल्डिंग कंपनीज है, उसको उसको एक तरीके से फोर्सफुली CIC कंपनीज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो एक तरीके की NBFC है। ठीक है, देखो RBI ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि RBI के पास कोई भी ज़्यादा रेगुलेटरी पावर नहीं है इन होल्डिंग कंपनीज पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये होल्डिंग कंपनीज गलती से भी कन्वर्ट हो जाती हैं CIC में, जो कि एक NBFC है, तो RBI के पास रेगुलेटरी पावर आ जाती है इनके ऊपर, ठीक है। फिर इनको CRAR मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क कमेटीज़ बिठानी पड़ेंगी, ठीक है, अब और लेंडिंग पे कैपिंग आ जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लिमिट हो जाएंगी अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये होल्डिंग कंपनीज कभी भी इसके अंदर कन्वर्ट होना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं खोना चाहती। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखो RBI का पर्सपेक्टिव है और ये होल्डिंग कंपनीज का पर्सपेक्टिव है। होल्डिंग कंपनीज बोलती है कि नहीं भाई, हम प्लीज़ चेंज मत करो ऐसे, क्योंकि हम तो जो है अपनी सब्सिडरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा मकसद अपनी सब्सिडीज़ को सपोर्ट करना है, उनमें उनको लेंड करना है एट 0%। ये तो यही बात होगी ना कि मतलब मैं अपने बच्चे को इंटरेस्ट पे पैसा दूँ, है ना। यही होल्डिंग कंपनी बोलने की कोशिश कर रही है कि मैं लैंड करना चाहती हूँ अपनी सब्सिडरीज को एट 0% इंटरेस्ट, कि वो ग्रो कर पाए, वो उनकी बैलेंस शीट अच्छी दिखे, है ना। तो ये होल्डिंग कंपनी ऐसा चाहती हैं, ठीक है। दूसरी ओर RBI बोलता है नहीं यार, ये जो ना होल्डिंग कंपनीज बहुत सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, और अगर ये गलती से भी कभी भी बैंक से पैसा उठा के या मार्केट से पैसा उठा के फंड करें इन सब्सिडरीज को, तो अगर ये होल्डिंग कंपनी गलती से भी डूब जाती है तो भाई हम पे सिस्टमिक रिस्क आ जाएगा। तो RBI दोबारा से सेफ्टी के ऊपर कंसर्न है, और यहाँ पर होल्डिंग कंपनीज क्या है, ग्रोथ को लेकर कंसर्न है। यार तुम हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम छीन लोगे अगर तुमने हमें CIC में कन्वर्ट कर दिया किसी भी रूल के थ्रू, क्या पता, या तुमने फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव एक साथ घूमते हैं कि RBI कुछ अलग चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है, होल्डिंग कंपनीज बोल रही है कि नहीं यार, हम तो एक पर्टिकुलर लूप होल का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाते हैं, और आप उसी लूप होल को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। और हम क्यों क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए, और ये बोल रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि तुम ये भी कर सकते हो, है ना। तो दो पर्सपेक्टिव एक साथ घूम रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों को एक बार देखेंगे और साथ में मिक्स कर लेंगे फिर, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर कॉर्पोरेट फैमिलीज। जो कॉर्पोरेट फैमिलीज वही होती है जो प्रमोटर्स ओन होल्डिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, वही होल्ड करके रखती हैं, बिकॉज बीइंग लेवल एज अ CIC फोर्सेस देम टू अ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ेंगे, बैंक लाइक रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें ऑडिट्स होंगी, कैपिटल लिमिट्स लगा देंगे, CRAR मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क कमेटीज बिठानी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत कॉस्ट आएगा जिससे। These companies argue they shouldn't be regulated this way because their main income is not financial. वो बोलती हैं हमारी होल्डिंग कंपनीज बोलती हैं कि यार उनकी जो इनकम है ना वो फाइनेंशियल इनकम नहीं है, उनकी नॉन फाइनेंशियल इनकम है। तो हमें हमें फाइनेंशियल कंपनी की तरह या फाइनेंशियल बैंक की तरह क्यों रेगुलेट करना चाहते हो तुम, वो ये पर्सपेक्टिव दे रही है। लेकिन RBI बोल रहे हैं हम तुम्हें करना चाहते हैं क्योंकि तुम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हो कभी ना कभी। तो इट ऑफर रेंट्स और ब्रांड फी, ठीक है। तो इवन दो दे होल्ड लार्ज स्टेक इन द कंपनीज, ग्रुप कंपनीज, ठीक। तो अभी थोड़ा बिल्डअप करते हैं आगे। तो ये कंपनी कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आर वी ए फाइनेंस कंपनी और नॉट, हम कौन सी कंपनी है। तो वही चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। RBI 1999 से NBFC को की जो कंपनी है वो NBFC है, वॉज ओनली एन NBFC, उसको मीट करने के लिए 50-50 टेस्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर दो टेस्ट करता है, जिसको बोलते हैं एक एसेट टेस्ट और एक इनकम टैक्स। अगर कोई भी
कंपनी इन दोनों क्राइटेरिया को एक साथ मेट कर देती है तो वो कंपनी किस में चेंज हो जाती है, एनबीएफसी में। ठीक है, तो आरबीआई ने बोला कि ठीक है तुम नहीं हो, तो होल्डिंग कंपनी से बोला कि तुम नहीं हो, तो पहले ये इन टेस्ट को करके देखो। तो सीआईसी ने बोला जो होल्डिंग कंपनीज थी उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है करते हैं। तो जब इन्होंने एसेट टेस्ट किया तो यार वो एसेट टेस्ट में आ गए, ठीक है, ये वाला टेस्ट उन्होंने फुलफिल कर दिया। लेकिन जब वो इनकम टैक्स करने गया आरबीआई, तो भाई जो हमारी होल्डिंग कंपनी है ना वो अपने डिविडेंड को मैनिपुलेट कर दिया उन्होंने, ठीक है। और जैसे इन्होंने अपना डिविडेंड मैनिपुलेट किया और ये वाली कंडीशन फेल हो गई, वो एकदम बच गई, जो हमारी होल्डिंग कंपनीज थी वो बच गई एनबीएफसी में कन्वर्ट होने से पहले, कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज को यूज़ करके हमारी सारी होल्डिंग कंपनीज एनबीएफसी में कन्वर्ट होने से बच जाती थी। तो ये आरबीआई के लिए ये लूप होल बन गया कि इनको, आरबीआई को लगा कि यार ये इस पर्टिकुलर टेस्ट का यूज़ करके ये लोग जो है ना भाग जाते हैं, ये एनबीएफसी में कन्वर्ट नहीं होते, फिर ये सीआईसी में कन्वर्ट नहीं होते और फिर ये रेगुलेशन में नहीं आते हमारी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट का ये लूप होता है कि मैनी प्रमोटर होल्डिंग्स कंपनीज पास द एसेट टेस्ट, वो एसेट टेस्ट को पास कर लेती हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों कर लेती हैं, ये क्या है 50% वाला क्या है, पर वो ज़्यादा फेल कर देती है इनकम टैक्स, क्योंकि वो अपने डिविडेंड को मैनिपुलेट कर लेती हैं, ठीक है, इससे वो बच जाती हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हुए चलना है इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं एसेट टेस्ट क्या बोल रहा है। एसेट टेस्ट बोल रहा है कि फाइनेंशियल एसेट जो कि लोन है, शेयर्स हैं, अगर वो 50% ऑफ द टोटल एसेट से ज़्यादा हो जाते हैं तो एसेट टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल एसेट जिसको नॉर्मली बोलते हैं शेयर्स हो गए, ठीक है। शेयर पे मैं बात करता हूँ ज़्यादा, हम ज़्यादा शेयर हो गए, इक्विटी हो गई, ये फॉर एग्जांपल इतना ही होता है, वैसे होते नहीं और भी बहुत कुछ होता है। नॉन फाइनेंशियल कौन से हो गए, नॉन फाइनेंशियल एसेट हो गए जैसे फैक्ट्री हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, ये नॉन फाइनेंशियल होता है। देखो जो होल्डिंग कंपनीज होती है ना, जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं, अभी मैं होल्डिंग कंपनी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये प्रमोटर ओन होल्डिंग कंपनीज हैं। जो होल्डिंग कंपनीज हैं एचसी हैं, इनके नीचे होती हैं बहुत सारी सब्सिडरीज, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, सब्सिडरी एन सब्सिडरी, ठीक है। तो ये जो होल्डिंग कंपनी है ये सब्सिडरी में अपनी पावर रखना चाहती है, ठीक है, और होती है इनके पास पावर। वो कैसे होती है, इक्विटी बेस। भाई ये जो एच सी होती है ना, बहुत ज़्यादा इक्विटी होल्ड कर रखती हैं S1 में, S2 में, S3 में, SN तक, ठीक है, क्योंकि वो मैनेजरियल पावर भी अपने पास रखना चाहती हैं, तभी तो वो ओन करेंगी, ठीक है। तो एच सी क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्विटी होल्ड करके रखती है, तो वो जो फाइनेंशियल एसेट वाले क्राइटेरिया है ना, वो 50% वाला क्राइटेरिया है, वो मेट हो ही जाता है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, होल्डिंग कंपनीज का नेचर ही ऐसा है, क्योंकि वो अपने अंदर जितनी भी होल्डिंग कंपनीज हैं, जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, उसमें ज़्यादा इक्विटी होल्ड करनी पड़ती है पावर में रहने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो पहली वाली पार्ट है उसको छुपा ही नहीं सकती हैं होल्डिंग कंपनीज, लेकिन दूसरी को छुपा सकती हैं। देखो अपनी डिविडेंड को छुपा सकती हैं। डिविडेंड को कैसे छुपा सकती हैं, मान लो कोई एच सी है और उसकी सब्सिडरी 1 है स्टील वाली, स्टील प्लांट है, सब्सिडरी 2 है सीमेंट प्लांट है, ठीक है। तो ये एच सी इनको बोलती है देखो भाई तुम हमें डिविडेंड पे मत करो, डिविडेंड पे मत करो, बट क्योंकि डिविडेंड आता है फाइनेंशियल इनकम के अंदर, डिविडेंड आता है फाइनेंशियल इनकम के अंदर, तुम जो है ना मेरे को, एच सी बोलती है तुम हमको ब्रांड ब्रांड जो मैंने तुमने आईपी यूज करी है ना, ब्रांड फीस दो, और जो तुम हमारे यहाँ रेंट पे काम कर रहे हो ना उसका फीस दो। तो जो ब्रांड फीस होती है और रेंट फी होती है ये किस में आती है, नॉन फाइनेंशियल इनकम में, ठीक है। तो ये इसको चेंज कर लेती है, मैनिपुलेट कर लेती हैं। तो इसकी वजह से ये जो बात बोली है इनकम टैक्स से फेल कर जाती हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है 50% ऑफ टोटल इनकम से कम ही रहता है, हमेशा कम ही रहता है, जीरो ही रहता है, ठीक है, डिविडेंड लेती ही नहीं है। तो इसलिए ये बच जाती थी, और जो होल्डिंग कंपनी थी वो सीआईसी में नहीं हो पाती थी कन्वर्ट। तो आरबीआई को लगा यही यही गलत है, ये इनकम टैक्स की वजह से ही, सॉरी इनकम टैक्स की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो यही एक लूप होल है आरबीआई के पर्सपेक्टिव से, और कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात है, जो जो होल्डिंग कंपनीज है उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बता दिया। सो उन्होंने बोला कि दे डोंट टेक डिविडेंड फ्रॉम देयर सब्सिडरीज, बट वो अर्न करती हैं रेवेन्यू थ्रू द ब्रांड फी, रॉयल्टीज और रेंट, ठीक है। दे क्लेम वी आर नॉट एनबीएफसी। क्यों एनबीएफसी नहीं है, क्योंकि हम वो इनकम टैक्स वाली जो बात है, जो इनकम टैक्स वाली बात है वो पूरे ही नहीं करती हैं हम, तो हम हमारी जो इनकम है वो फाइनेंशियल है ही नहीं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल को अप्लाई करने की, है ना, कंप्लाई करने की।
तो आरबीआई ने क्या अपना नया स्टैंस रखा, आरबीआई ने बोला कि यार अपने दिसंबर वाले डायरेक्टिव में बोला कि तुम अगर सीआईसी जैसे दिखोगी कंपनी, या तुम सीआईसी जैसा वर्क करोगी, तुम तुम एक सीआईसी हो। तो उसने आरबीआई ने थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाने की कोशिश करी, और ये जो इनकम टेस्ट वाला पार्ट था ना, इसको थोड़ा बाईपास करने की कोशिश किया आरबीआई ने भी। ठीक है, सो इवन इफ योर इनकम डज नॉट टेक्निकली पास द फाइनेंशियल टेस्ट, स्टिल यू आर सीआईसी, यू आर एनबीएफसी, और तुम हमारे रेगुलेशन के अंडर आ गए हो। ठीक है, तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम हमने छीन ली है, इनडायरेक्टली हमारे पास आ गई है, अब हम कंट्रोल करेंगे। तो हम जो बार बार सीआईसी बात कर रहे हैं, सीआईसी होती क्या है? ठीक है, तो सीआईसी की स्पेशलाइज एनबीएफसी होती है, जो कि बनाई जाती है ग्रुप होल्डिंग स्ट्रक्चर में। वही ग्रुप होल्डिंग मतलब एक सीआईसी जो है एक इक्विटी होल्ड करके रखती है बहुत सारी सब्सिडरीज के अंदर। ठीक है, ठीक है, और ये अपनी अपनी उसको पैसा लेंड कर सकती है। तो इन्होंने बोला कि एक सीआईसी को कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स को मानना पड़ता है ना, कंप्लाई करना पड़ता है, कि उनको 90% उनका टोटल नेट एसेट जो है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ग्रुप कंपनीज में। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इनके पास इनफ इक्विटी नहीं होगी पावर में रहने के लिए। ठीक है, तो पावर मेंटेन करने के लिए अपनी सारी की सारी सब्सिडीज के अंदर उनको 90% अपनी जो टोटल नेट एसेट है वो इक्विटी के फॉर्म में या लोन या बॉन्ड की फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरी कंपनी मतलब अपनी सब्सिडीज की। ठीक है, और उसमें जो उसके अंदर जो 90% है उसमें 60% जो है उनका जो नेट एसेट है वो स्पेसिफिकली इक्विटी होना चाहिए। अब इक्विटी को क्यों रखा? क्योंकि अगर इतना पैसा वो इक्विटी में होगा तो इनके पास फ्री मनी थोड़ा कम होगा। अगर ये फ्री मनी कम होगा तो ये ज़्यादा लेंडिंग वाला काम कम करेंगी थोड़ा, है ना। तो थोड़ा ये लेंडिंग वाला काम कम करेंगी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ज़्यादा वर्क करेंगी। फिर अपने आप को सस्टेन करने के लिए इनको लैंड जो करेंगी वो कुछ परसेंटेज पे करना पड़ेगा, है ना, अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो इन्होंने आरबीआई ने यही यही चालाकी करने की कोशिश करी, इनको इसमें कन्वर्ट कराने की कोशिश करी कि इनको ये वाली चीज़ें माननी पड़े फिर, है ना। और इनको ट्रेड करने से हटा दिया कि ये ट्रेड नहीं करेंगे अपनी खुद की सब्सिडरीज के साथ। मान लो आरबीआई का क्या थिंकिंग है यहाँ पर, कि आरबीआई बोल रहा है कि कोई कंपनी, कोई होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडरी वन वन के अपने खुद के पैसों से अपनी 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 कैपिटल से सब्सिडरी वन में बहुत सारे शेयर खरीद लेती है डे वन, मंडे में। ठीक है, मंडे को। और जैसे ही ये शेयर बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट के अंदर है, जैसे ही शेयर बढ़ते हैं एकदम बेच देती है और प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाती है। तो तुम अपनी अपनी सब्सिडरी के अंदर ये पंपिंग और डंपिंग खेल नहीं खेल सकते हो, तुम अपनी सब्सिडरी में ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो वो यही बोला है, और तुम्हें अपनी जो इक्विटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी पड़ेगी, फॉर द कंट्रोल, नॉट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं करना है तुम्हें ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई का क्या कहना है? आरबीआई ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि जो सीआईसी एनडीएसआई है ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट जो सीआईसी है, जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है, और उनको जो ना पब्लिक फंड का एक्सेस होता है, इसका मतलब कमर्शियल पेपर, बैंक लोन्स, डिबेंचर्स में ये कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट में वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो होल्डिंग कंपनीज हैं, अभी मैं होल्डिंग कंपनी नहीं बोलूँगा इनको, फिर अभी सीआईसी हैं, ये बैंक से पैसा उठा सकती हैं, मार्केट से पैसा उठा सकती हैं। तो आरबीआई बोल रहा है कि तुम इतना सारा पैसा उठा के अपनी सब्सिडरीज को फंड करोगे, है ना, S2 S3 से SN को फंड करोगे, और मान लो कि तुम ही डूब गए, ठीक है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खत्म हो गई, तो तुम बैंक का पैसा तो डुबो ही दोगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी, आरबीआई को प्रॉब्लम होगी, एज वेल एज ये जो सब्सिडीज है उनको भी प्रॉब्लम होगी, उनका पेरेंट छिन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई ने बोला कि तुम्हें जो है ना, जैसे तुम सीआईसी बन जाओगे ना, तो तुम्हारे हमारे रेगुलेशन में आ जाओगे, फिर तुम पे हम बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लगा देंगे, और फिर तुम ये जो लेंडिंग करते रहते हो ना, मार्केट से उठा उठा के इधर इधर पैसा डालते रहते हो, वो तुम कम कर पाओगे, तुम पे कैप लगा देंगे हम। ठीक है, तो यही बोला। तो इफ अ सीआईसी मीट दिस क्राइटेरिया, इट स्टॉप बीइंग अ क्वाइट फैमिली होल्डिंग फर्म, नहीं बनेगी अब ये होल्डिंग फर्म नहीं रहेगी, और बन जाएगी फाइनेंशियल रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, विच इज अ सोर्स ऑफ क्वांड्री फॉर द कॉर्पोरेट फैमिलीज मेंशन। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉर्पोरेट्स वरी, द डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, अगर उसको फोर्सफुली रजिस्टर कराया गया सीआईसी की तरह, तो स्पेसिफिकली जिनका एसेट 100 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि नॉन डिपॉजिट टेकिंग और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट भी होंगी, है ना, तो हु बोरो पब्लिक मनी, तो अगर ऐसा उन्होंने किया तो अपना फ्रीडम लॉस कर देंगी, है ना। तो और सडनली इन कंपनीज को, इन जो होल्डिंग कंपनीज हैं,
इनको गवर्नेंस के साथ कंप्लाइंस करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है आरबीआई की वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, लेवरेज करने पे लिमिट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यार ये जो होल्डिंग कंपनीज है ये तो बोलती है ना कि हम अपनी सब्सिडीज को तो ग्रोथ देने के लिए लोन तो देंगे ही ना यार, इनको तो लोन देंगे ना, 0% पे देंगे हम तो, क्योंकि तो हमारे बच्चे हैं ना, तो उनको तो हम फ्री में देंगे। लेकिन अब क्योंकि आरबीआई ने इनको कन्वर्ट कर दिया है सीआईसी में, तो ये बोल रही है कि तुम्हें हम ऐसे फ्री में इतना पैसा नहीं देने देंगे कि तुम पैसा दे दो इनको, है ना, मजे मजे में। नहीं, क्योंकि तुम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन चुके हो, तो अब हमारे अंडर काम करना पड़ेगा, और अपने जो तुम कितना डेप्ट दे रहे हो तो उस पर भी हम कैपिंग करेंगे, और तुम्हारी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को भी स्ट्रिक्ट करेंगे, तुम्हारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी होगा, और प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी तुम्हें बैड लोन्स के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक डिसिप्लिन बैंक की तरह रन करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम हमारे अंडर आ जाते हो, इस कैटेगरी में आ गए, है ना, हमने तुम्हें इसमें चेंज कर दिया, तो ऐसा आरबीआई बोल रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, लीगल व्यू क्या है मोइन लादा का, तो ये बोलते हैं कि आरबीआई थोड़ा ओवर रीचिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, आरबीआई थोड़ा ज़्यादा ही घुसने की कोशिश कर रहा है। जो सीआईसी का फ्रेमवर्क है वॉज ओरिजिनली मेंट टू सिंप्लीफाई द लाइफ फॉर द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट फर्म, कि यार ये एटलीस्ट अपनी कंपनी को अच्छे से पैसा दे पाए, सब्सिडीज को ग्रोथ दे पाए, है ना, ये तो कर ही नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। ये अफेक्ट देखो, लार्ज साइज कॉर्पोरेट ग्रुप जो है उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनको होगा, क्योंकि अलग से पूरी कमेटी बिठानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट चार्ज देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना, एक बंदा हो इंडिपेंडेंटली असाइन करना पड़ेगा, पूरी रिस्क कमेटी बैठेगी, है ना, सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, लेंडिंग पावर तुम्हारी कम हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है थोड़ा नेगेटिव है, आरबीआई के अगेंस्ट है। द स्ट्रक्चर रियलिटी भावेश वोरा बोलते हैं, जो होल्डिंग कंपनीज हैं ये नॉर्मली अपने खुद की सब्सिडरीज को 0% पे या लो इंटरेस्ट पे पैसा देती हैं, ठीक है। इसका मतलब कोई फाइनेंशियल आरबीआई के लिए क्या हो गया यार, कोई फाइनेंशियल इनकम जनरेट ही नहीं हुई, तो ये आरबीआई तो बोल रहा है कि कोई फाइनेंशियल तुम जनरेट नहीं किया, तो अगर आरबीआई तुमको सीआईसी में डाल दोगे, तो जो ये कॉमर्शियल रियलिटी है जहाँ पर ये जो हमारी होल्डिंग कंपनीज हैं अपनी सब्सिडीज को सपोर्ट करना चाहती हैं वो नहीं कर पाएंगी, तो ये थोड़ा अपोजिशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आरबीआई क्यों कर रहा है भाई, सिंपल है, आरबीआई जो है ना यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना चाहता है। तुम आज के दिन तो जो है रेंट के थ्रू अर्न कर रहे हो, पर तुम पिरामिड के टॉप पे बैठे हो, अगर तुम फेल होते हो, तुम हैवी बोरिंग करते हो मार्केट से और तुम फेल होते हो, तो तुम पूरे ग्रुप को ही नीचे ले आओगे। इन्होंने एक एग्जांपल दिया, ILFS जो क्राइसिस आया था, इन्होंने भी मार्केट से बहुत ज़्यादा लेंडिंग कर ली थी और फिर डूब गए थे ये भी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया था। तो आरबीआई वांट्स विजिबिलिटी एंड रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर दिस टॉप लेवल बोरोवर टू प्रिवेंट द सिस्टमिक रिस्क, तो आरबीआई इसलिए करना चाहता है। तो ये 3 टॉपिक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं थोड़ा डेप्थ में गया। मे बी वीडियो की जो लेंथ है बढ़ सकती है इसकी वजह से ना, बढ़ी जाएगी, बड़ी ही होगी, ठीक है। ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, सेम चीज़ है, ठीक है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाउ PSU बैंक्स डिफाई फॉलिंग रेट्स टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। डिस्पाइट द चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंडिया के स्टेट रन बैंक्स हैं, जो कि इनको PSB बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, मैनेज टू प्रोटेक्ट एंड इवन इम्प्रूव देयर प्रॉफिट मार्जिन। भाई ये बोल रहा है कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट फैब से अभी तक, दिसंबर तक, मैं बोलूँ जनवरी तक 1.25% गिराया है। तो जब ये रेपो रेट गिरता है ना, तो रीप्राइसिंग नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, जब ये पर्टिकुलर रेपो रेट नीचे गिरता है, तो 2 चीज़ें होती हैं, बैंक को जो है ना सस्ते में लोन देना पड़ता है बोरोवर्स को, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक बोलते हैं लोन रीप्राइसिंग फास्ट हो जाती है। देखो मॉडर्न लोन्स जो है ना लिंक होते हैं रेपो रेट से, तो अगर रेपो रेट गिरता है ना, तो बैंक को भी इमीडिएटली फॉलो करना पड़ता है, और बैंक को भी अपनी इनकम गिरानी पड़ती है, क्योंकि भाई बैंक किससे पैसा कमाता है, बैंक बोरो करवाता है, मतलब लैंड करता है, और लैंड करके पैसा कमाता है, उसके इंटरेस्ट रेट पे पैसा कमाता है। तो जैसे ही रेपो रेट गिर गया तो इंटरेस्ट रेट गिर गया, अब इंटरेस्ट गिर गया तो सडनली बैंक की इनकम गिर गई, सडनली हुआ ये। तो क्योंकि लोन रीप्राइसिंग बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से बैंक की इनकम फास्ट गिर जाती है, तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। ये एक पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा क्या है, डिपॉजिट रिप्राइसिंग स्लो है। क्यों, अगर एक बंदे ने FD ओपन कराई 3 साल की एट 7%,
तो जब तक ये 3 साल ख़त्म नहीं हो जाते, एफडी मैच्योर नहीं हो जाती, बैंक को 7% पे एफडी मतलब 7% पे करना पड़ेगा एफडी का सर्विसिंग, ठीक है। तो 7% पे पैसा देना पड़ेगा एफडी को, इनडायरेक्टली जो डिपॉजिटर है उसको पैसा देना पड़ेगा 7% पे। वजह है कि आरबीआई ने क्या कर रखा है, रेपो रेट गिरा दिया है। अभी आरबीआई रेपो रेट गिराए या बढ़ाए, एफडी तो फिक्स 7% पे ही है। अगर आरबीआई रेपो रेट गिराया जा रहा है तो यार इनको तो लॉस, इनको ज़्यादा देखो, इनको डिपॉजिट पे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है और लोन पे पैसा मिल नहीं रहा है। तो इससे क्या हो जाता है आरबीआई बैंक के लिए, इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो श्रिंक होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। ये दो चीज़ों की वजह से, लोन रिप्राइसिंग फास्ट होने की वजह से, डिपॉजिट रिप्राइसिंग स्लो होने की वजह से इनका एनएमआई गिर जाता है। तो ये यही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यार देखो, आरबीआई ने रेपो रेट गिराया तो गिराया, लेकिन तब भी ये बैंक सक्सेसफुल रहे कि इन्होंने अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा ली। प्रॉफिट मार्जिन एनएमआई इनका अभी भी श्रंक नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, अभी वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। नॉर्मली व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल अ बैंक इनकम फ्रॉम लोन ड्रॉप्स, जो हमने देख लिया है। हाउएवर 7 आउट ऑफ 8 PSB report better margin this quarter. They achieve this by strategically refusing expensive deposit and rejecting low interest loan requesting from big corporation, shifting their focus instead to high paying retails and small business borrower. तो बस यही बात थी, यही आंसर था। तो देखो कॉर मैट्रिक क्या, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई बैंक पैसा कमा रहा है, तुम्हें कैसे पता चला, तो वो मुझे बोलेगा तू जाके एनएमआई देख ले, ठीक है। अगर एनएमआई बढ़ रहा है तो इसका मतलब बैंक पैसा कमा रहा है, एनएमआई घट रहा है तो बैंक पैसा गंवा रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली लॉस में जा रहा है धीरे धीरे। तो फॉर्मूला क्या है एनएमआई का, एनएमआई का फॉर्मूला है इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स माइनस इंटरेस्ट given on deposit upon net earning asset, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनएमआई का। तो देखो अगर डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाए और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाए तो एनएमआई अपना भी श्रिंक हो जाएगा। लेकिन बैंक ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड से, जो नॉर्मली ट्रेंड होना चाहिए था कि आरबीआई के रेपो रेट गिराने पे एनएमआई श्रिंक होना चाहिए था, लेकिन पीएसबी ने इसके अगेंस्ट अच्छा फॉट किया, ठीक है, फॉट अगेंस्ट दिस ट्रेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो बैंक वांट दिस गैप टू बी वाइड एज वाइड एज पॉसिबल, ये बैंक चाहता है, लेकिन बैंक ने वो चीज़ करके रख ली, करके दिखाई, ठीक है। अब वो कैसे करके दिखाई, वो 3 pronged स्ट्रेटेजी की वजह से दिखाई। पहला क्या है, श्रेडिंग कर दिया उन्होंने हाई कॉस्ट बल्क डिपॉजिट। लायबिलिटी साइड को देखो एक तरीके से घटा सकते थे, या तो तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो लोन पे, ठीक है, या जो डिपॉजिट आ रहा है ना तुम्हारे पास उसको एक्सेप्ट ही मत करो, या जो बल्क डिपॉजिट आ रहा है, ऐसा नहीं कि तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो बल्क डिपॉजिट आ रहा है उसको शेड कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो बल्क डिपॉजिट जो आर लार्ज सम प्लेस बाय कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन करते हैं बैंक के अंदर, बिकॉज द अमाउंट इज़ वेरी ह्यूज। तो डिपॉजिटर क्या बोलते हैं, जो डिपॉजिटर होते हैं बोलते हैं कि तुम हमें हाई इंटरेस्ट रेट दो, क्योंकि हम तुम्हारे बैंक में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी डाल रहे हैं, ठीक है, तुम हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, जो उनका एनएमआई का जो पीछे वाला पार्ट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनएमआई श्रिंक होने लग जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे यूनियन बैंक था, उसने क्या किया, डिलिबरेटली ये लेट गो किया दीज डिपॉजिट, जाने दिया इनको, ठीक है, नहीं हम नहीं करेंगे, तुम कहीं और करा लो। तो यूनियन बैंक ने रिड्यूस कर दिया अपना बल्क डिपॉजिट बाय 33,000 करोड़ रुपीज़, जिसकी इस रिफ्यूज़ल से क्या फ़ायदा हुआ कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड था वो ड्रॉप हो गया, कम हो गया। अगर वो नीचे जो एनएमआई का जो पीछे वाला पार्ट है अगर वो कम हो जाए तो क्या एनएमआई अपने आप ही बढ़ नहीं जाएगा, जो बढ़ गया, ठीक है। तो यूनियन बैंक ने जो बल्क डिपॉजिट था उसे कम किया 26% से 21% ऑफ देयर टोटल पॉट, जिसकी वजह से एनएमआई बढ़ा। तो ये है कि रिजेक्टिंग लो यील्ड कॉर्पोरेट लोन्स, जो कि एसेट साइड पे आया। तो देखो नॉर्मली क्या प्रॉब्लम क्या है, जो बिग और टॉप रेटेड कंपनीज हैं और गवर्नमेंट ओन PSUs हैं वो सेफ बोरोवर हैं, ठीक है। क्योंकि वो सेफ बोरोवर हैं तो वो नॉर्मली डिमांड करते हैं वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो लो इंटरेस्ट रेट डिमांड करते हैं। तो एक्शन क्या किया बैंक ने बोला कि जो बैंक ऑफ इंडिया है या इंडियन बैंक्स है, उन्होंने एक्टिवली शेड किया एक्सपोजर टू दीज लो पेइंग क्लाइंट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि क्यों हम उनको लेंड करें कंपनीज को 7% पे, जहाँ पर ये हम अगर स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं 9% पे, ठीक है।
तो इन्होंने लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। अभी ये 7% पे ना दे के 9% पे स्मॉल बिजनेसेस को देंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को नहीं देंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे करके अपना एनएमआई बढ़ा लिया। तो दो तरीके से बढ़ाया, जो पहले वाला पार्ट था उसको बढ़ा के, जो पीछे वाला पार्ट था उसको घटा के, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बढ़ाया। फिर पिवट किया टू रैम लोन्स। रैम लोन्स क्या होते हैं? रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन्स। क्योंकि यहाँ पर जो लोन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं बट हाई इंटरेस्ट रेट वाले होते हैं, तो हाई यील्ड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने क्या सोचा कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं तो कम लोन देने पड़ते हैं, बट मैसिव लोन होते हैं जिससे क्या है, इनको कम इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्या इन्होंने क्या किया, हम बहुत सारे लोन देंगे, बहुत सारे छोटे छोटे लोन देंगे जो हमें हाई इंटरेस्ट देंगे। तो कैप्ट एवरेज अर्निंग हाई, जिसकी वजह से एवरेज अर्निंग हाई हो जाएगी, ठीक है, यही चीज़ थी, ठीक है। बैंक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखते हैं। बैंक और एनएमआई मूवमेंट क्या है। यूको बैंक ने बोला कि उनका 18 बेसिस पॉइंट बढ़ा, जो कि बेस्ट इंप्रूवमेंट थी। बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि उनका 16 बेसिस पॉइंट बढ़ा एनएमआई, और यूनियन बैंक ने बोला उनका 2.76% बढ़ा, और इंडियन बैंक ने बोला उनका मेंटेन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, यही सब सेम रीज़न था। हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो द मैनेजरियल इनसाइट क्या है। कोट फ्रॉम यूनियन बैंक सीएफओ अविनाश प्रभु, उन्होंने नीटली समराइज किया इस स्ट्रेटजी को। उन्होंने बोला द आइडिया इज दैट ड्रॉपिंग इन कॉस्ट ऑफ फंड हायर हैज़ टू बी हायर देन ड्रॉपिंग इन यील्ड एडवांसेस, ठीक है। जितना हमारा आगे वाला एनएमआई के अंदर जो आगे वाला एनएमआई माइनस ऐसा होता है ना, एक्सपेंस, मतलब मैं बोलूँ इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स माइनस डिपॉजिट वाला, ठीक है। अगर मैं डिपॉजिट का जो रेट है वो कम गिरेगा, मतलब ज़्यादा इसका जो गिरने का रेट है वो हायर होगा इसके गिरने के रेट से, तो एनएमआई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो वो यही बोला। तो इवन इफ द बैंक अर्न स्लाइटली लेस ऑन द लोन्स ड्यू टू द फॉलिंग मार्केट रेट्स, बट वो तब भी प्रॉफिटेबल रहेगा क्योंकि वो डिपॉजिटर्स को कम रेट पे कर रहा है, ठीक है, इसलिए। तो ये मैनेजरियल इनसाइट था। अगला क्या है, अब जो ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन बेस है, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इनको, ठीक है। तो इंडिया यूयू ट्रेड डील क्या बोलती है? स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक शील्ड अमिड ग्लोबल वोलेटिलिटी। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपनी अभी 27 को कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब मोन्यूमेंटल ट्रेड डील आफ्टर 2 डेकेड्स ऑफ, मतलब लगभग 18 ईयर्स की इन्होंने वर्कआउट किया पूरा, उसके बाद हुआ, ठीक है। तो ये द पैक्ट इज डिजाइन टू डबल बायलैटरल ट्रेड, जो कि $136 बिलियन टू नियर टू 300 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो अभी $136 बिलियन से ये चाहते हैं कि बायलैटरल ट्रेड इनके 300 बिलियन डॉलर हो जाए, $300 बिलियन हो जाए, गुड्स और सर्विसेज को दोनों को मिला के ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर। तो ये वैल्यू थोड़ी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट सी लग रही है। तो द टाइमिंग इज स्ट्रेटेजिक, बोथ इंडिया और यूरोप आर यूजिंग दिस अलायंस टू शील्ड देयर इकोनॉमीज फ्रॉम द ग्लोबल वोलेटिलिटी आ रखी है। अनप्रेडिक्टेबल टैरिफ पॉलिसीज हैं ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, विच हैज़ द हायर टैरिफ ऑन बोथ इंडिया एंड यूरोपियन गुड्स। क्योंकि हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ रेट लग चुके हैं, यूरोपियन गुड्स पे भी बहुत ज़्यादा टैरिफ रेट लग चुके हैं, तो हम दोनों दोस्त बन गए इंडायरेक्टली। ऐसे करके ये इंडियन गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा FTA साइन कर लिया, ठीक है। साइन मतलब कंक्लूड कर लिया अपना। तो द ग्रैंड बार्गेनिंग, हु गेट्स व्हाट, तो किसको क्या क्या मिलेगा भाई। इंडिया ने जो है ना एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री करा लिया है। EU को क्या मिला है? EU को इंडिया का एस्पिरेशनल मिडिल क्लास फॉर इट्स लग्जरी एंड हाई एंड गुड्स मिला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या मिला है। देखो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को क्या गेन हुआ है। देखो मरीन, तो पहले क्या होता था, मरीन पे लगता था 26%, लेदर पे लगता था 17%, केमिकल पे 12.8%, ऐसे करके बहुत ज़्यादा परसेंटेज टैरिफ लगता था, ठीक है, हमारे गुड्स पे, एक्सपोर्टर्स के, इंडिया के एक्सपोर्टर के गुड्स पे, ठीक है, ठीक है। उसको जीरो कर दिया है, बिल्कुल जीरो कर दिया। तो ये क्या है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसमें पैसा, उसमें वो जो सारे के सारे क्या बोलते हैं अमाउंट, ये गुड्स हैं, ये अब कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कहाँ पर? यूरोपियन यूनियन के अंदर, है ना, यूरोपियन यूनियन के अंदर, EU के अंदर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, उन कंट्रीज़ के अंदर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक नॉर्मल ये भी देख लो, ग्रेट यूनियन। देखो इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहता है ना वो 75.9 बिलियन डॉलर का रहता है अप्रॉक्सीमेटली। ये फाइनेंशियल ईयर 25 की बात हो रही है, और इंपोर्ट क्या था 60.7। तो हम हमेशा इनसे ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, ठीक है। ये भी था, लगभग 16 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहता है। इसमें देखो सिर्फ इंडिया को फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी EU को भी फ़ायदा हो रहा है। EU को क्या है,
भाई ईयू जो है ना वाइन का बियर का कार का और स्पिरिट का एक्सेस चाहता था, क्योंकि इंडिया भी बहुत खतरनाक टैरिफ लगाता है 150 150 150 150 150 मतलब 110 और 110। तो इस पर्टिकुलर एफटीए के अकॉर्डिंग इनको इनको क्या फ़ायदा हो रहा है भाई, इनको भी टैरिफ रेट कम हो रहे हैं, ठीक है। पर एक और चीज़ है, जो कार पे टैरिफ रेट है अभी के 110 है, ठीक है, 110% है, उसे कि 10% करेंगे, लेकिन कोटा कोटा बेसिस पे करेंगे। मतलब पहली जो 2,50,000 व्हीकल्स होंगी ना, उस पे 10% का टैरिफ होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इससे +1 हुए, तो जो वो +1 वाली व्हीकल होगी ना, उस पे नॉर्मल वाला टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है वो इधर, ये वाला इधर ही है, और कोटा भी मतलब ये इनडायरेक्टली कोटा ही हो गया ना ये। 2,50,000 तक जो जो टैरिफ है उस व्हीकल्स पे, वो सिर्फ 100, वो 10% है, उसके बाद से 110 हो जाएगा। और जो कीवी और पियर्स हैं, उस पे 10% है, वो कोटा बेस है, ठीक है, वो कोटा बेस है। लेकिन ये भी वैसे कोटा बेस ही है ना, 2,50,000 तक व्हीकल में कोई 10% टैक्स ही है बस, ठीक है। तो वो सेम चीज़ है कि प्राइमरली हमारे इंडिया को एक्सपोर्टर्स को क्या विन हो रखा है, ठीक है। तो जो जो जीरो ड्यूटी एक्सेस है, वो टैरिफ विल बी रिमूव ऑन 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द EU ओवर 7 ईयर्स, ठीक है, हो जाएगा ये। इमीडिएट विन क्या है, ड्यूटीज विल बी रिमूव्ड इमीडिएटली ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ये सेक्टर जो है ना, 50% टैरिफ रेट जो अभी यूएस ने लगाया था हम पे, उससे ग्रस्त था, है ना, उससे परेशान था। तो जो वो कौन से है, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, टॉयज एंड मराइन प्रोडक्ट, ठीक है, इस पर 0 हो गया है, इमीडिएट विन है। वाई दिस मैटर, क्योंकि करंटली EU जो है लगभग 20, हमने देखा 26% चार्ज करता है। और अगर हम ये जो पर्टिकुलर परसेंटेज हम पे रिमूव हो जाता है, तो हमारा भी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिव भी, बांग्लादेश और वियतनाम के, ठीक है। सर्विस वीज़ा, देखो एक और बोला है कि EU ने हमें ऑफर किया है बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑन स्टूडेंट मोबिलिटी एंड पोस्ट स्टडी वीज़ा अलॉन्ग विद द एक्सेस टू 144 सर्विस सेक्टर्स। ये एक बहुत बड़ा विन है किसके लिए, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फॉर EU के लिए क्या है, EU के लिए कंज्यूमर गुड्स विन है। देखो EU भी हमारे इंडियन मार्केट को भी लेना चाहता है ना, उसको भी कैप्चर करना चाहता है। वो भी हाई वैल्यू आइटम्स दैट वर प्रीवियसली टैक्स हेविली, उन उसमें उसमें अपना वो पैर जमाना चाहता है। जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, हमने बताया ना, मैंने भी बताया कि 2,50,000 यूरोपियन कार को एंट्री है प्रेफरेंशियल रेट पे, मतलब 10% पे, ठीक है। और जैसी इन कार एक कार प्लस हो गई, तो उस पर वापस जो नॉर्मल टैरिफ है वो लगने लग जाएगा। लेकिन ये ड्रॉप है, ये ओवर द टाइम होगा। द कार पार्ट्स लेविस विल वेनिश इन 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। अल्कोहल मैसिव कट्स ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी, वाइन्स पे जो है रिड्यूस कर दिया है, 120 से 20 कर दिया, 150 से 20 कर दिया है। स्पिरिट पे 150 से 40 कर दिया है। बियर पे 110 से 50 कर दिया है, ठीक है। सेम चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ें आप पढ़ लेना, है ना। तो यूरोपियन चॉकलेट, पेस्ट्रीज, बिस्किट, इन सब चीज़ों पे भी टैरिफ कट हो गए हैं, ठीक है, रिमूव मेकिंग देम सिग्निफिकेंटली चीपर फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, ठीक है। अब ये भी आके हमारा ये वाला सेक्टर को भी कैप्चर कर सकते हैं। ट्रम्प फैक्टर, भाई ये चीज़ हुई क्यों, ये चीज़ इतनी जल्दी कराई क्यों गई, क्योंकि इंडिया पे क्या था, 50% का टैरिफ था, और EU भी सेम चीज़ें, सेम पेनल्टीज फेस कर रहा था फ्रॉम द वॉशिंगटन, ठीक है, ठीक है, US से मतलब, ठीक है। द स्ट्रेटेजी बाय लोअरिंग द बैरियर्स बिटवीन देमसेल्फ, इंडिया और EU एक सेफ्टी जोन क्रिएट कर रहे हैं फॉर ट्रेड, ठीक है, और रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंसी ऑन द US मार्केट, और इंसुलेट कर रहे हैं अपने आप को अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी से, और हेल्प कर रहे हैं अपने आप को नेविगेटिंग द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ठीक है। वो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। द रेड लाइन, व्हाट वाज लेफ्ट आउट, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है ना इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, डेयरी मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इंडिया ने इस पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर को हटाया है डील से, उसको बाहर रखा है, जो कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड की क्रॉप्स आर एक्सक्लूडेड। और डेयरी में क्या है, यूरोपियन डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज आर एक्सक्लूडेड टू प्रोटेक्ट द इंडियन कोऑपरेटिव फार्मर्स लाइक अमूल, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना। देखो अभी पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं 20, अभी ये मेरे ख्याल से 15 जैन को दिए गए थे, मैंने आज ये न्यूज़ को ऐड कर लिया है। 131 हाईली सिविलियन ऑनर्स दिए गए, अप्रूव्ड ऑन द ईव ऑफ 77th रिपब्लिक डे, ईव मतलब 25 को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है इस बार 131 पद्मा अवार्ड्स फॉर दिस ईयर 2026, ठीक है।
और ये ईव को किए गए थे और बहुत सारी कैटेगरीज में दिए गए, आर्ट, पब्लिक अफेयर्स, मेडिसिन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ठीक है। ओवरव्यू क्या है पद्म अवार्ड्स का, कि टोटल अवार्ड्स 131 दिए गए, जिसके अंदर पद्म विभूषण 5 हैं जो कि याद करने हैं, ठीक है। और पद्म पद्म भूषण 13 हैं, नहीं गलत, पद्म भूषण 13 हैं, ठीक है, पद्म भूषण 13 है, लेकिन ये पद्मश्री 113 हैं, ये 3 गायब हो गया लगता है ना, हाँ, ठीक है। तो पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है और पद्मश्री 113 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े की स्टैटिस्टिक देख लेते हैं। वुमेन अवॉर्डी कितनी है? 19। फॉरेनर्स और एनआरआई, पीआईओ, ओवरसीज सिटीजन होल्डर्स कौन से हैं? इंडियंस कौन से हैं? वो 6 हैं। और पोस्टमस अवॉर्डीज कितने हैं? 16 हैं। और ड्यू केसेस कितने हैं? 2, काउंटेड एज 1 अवार्ड ईच, ठीक है। तो पद्म विभूषण 5 अवार्डी हैं, तो ये सबके नाम आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम याद करने के साथ साथ इनकी फील्ड भी याद करना, ठीक है। फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो धर्मेंद्र जी हैं हमारे, हैं ना, जो आर्ट के इसमें, उनको भी अभी मिला है इनके मरने के बाद, है ना। और के.टी. थॉमस हैं, उनको पब्लिक अफेयर्स में मिला है। एन राजमन है, वो राजम है, उनको आर्ट्स में मिला है। नारायणन है, उनको लिटरेचर एंड एजुकेशन मिला है। तो आप ये याद कर लेना, ठीक है, ये चीज़ें याद करनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो 13 अवार्ड पद्म भूषण है वो भी याद करना, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, पढ़ लेना, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। 16th इंडियन EU समिट, जो कि टूवर्ड्स 2030 है, अ स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो जो हमारी 16th इंडिया की और EU की समिट थी, वो मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट डीपनिंग ऑफ टाइज बिटवीन न्यू दिल्ली और ब्रुसल। एक जॉइंट इंडिया EU कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी एजेंडा है, जो टाइटल है टूवर्ड्स 2030, ठीक है। तो ये समिट सिग्नल क्या करता है? क्लियर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट करता है, जो कि प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ने बहुत हवॉक क्रिएट कर रखा है ना। ग्लोबल, उन्होंने क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स से विड्रॉ कर लिया है। हमारी जो ट्रेड नॉर्म्स है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। इंडिया और यू जो है अब इस पर्टिकुलर वैक्यूम को फिल करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो दे आर अलाइंग क्लोजली ऑन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मोबिलिटी, मतलब वीजास और ग्रीन एनर्जी, क्रिएटिंग अ शील्ड अगेंस्ट दिस ग्लोबल वॉलेटिलिटीज, ठीक है। तो 5 पिलर पे काम करने वाले हैं: प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल चैलेंजेस, अनेबलिंग फैक्टर, स्किल, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है। इसके ऊपर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड डिपेंडेंसी नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों को भी चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। फ्यूचर रेडी अलायंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात हो रही है कि बोथ साइड आर एग्री टू इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक MOU ऑन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, जहाँ पर हम कोलैबोरेट करेंगे चिप डिज़ाइनिंग में, रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो एक चिप हब बन पाए, ठीक है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, द एग्जिस्टिंग बॉडी विल नॉट एक्सपेंड इज स्कोप टू कवर द इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़, ठीक है। इसका मतलब हम साथ में काम करेंगे अपने खुद के जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और रिसर्च की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, कि प्रिवेंट कर पाए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को, ठीक है, ये ना हो। इमर्जिंग टेक क्या है? जॉइंट रिसर्च इज प्लान फॉर AI और क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक में, ठीक है। स्टार्टअप, इंडिया और EU स्टार्टअप पार्टनरशिप में करेगा, इनोवेशन हब क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर पाएंगे और फंडिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी हम आगे बहुत सारी चीज़ें डील करेंगे। मोबिलिटी के ऊपर भी क्या है, एक विन है इंडियन प्रोफेशंस के लिए कि उनको बूस्ट मिलेगा कि वो जाके काम कर सकते हैं। जो यूरोपियन लेबर शॉर्टेज हो रही है, हमारे इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स फुलफिल कर सकते हैं वो चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर भी एक बूस्ट मिलेगा। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, मूविंग बियॉन्ड द सॉफ्ट पावर। अब से हम ट्रेड पार्टनर्स नहीं रहे हैं, हम डिफेंस में भी हम एक हो चुके हैं। ये भी बहुत चेंज हो रहा है। अभी दोनों साइड की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंसल्ट करेंगी, अपनी नेशनल सिक्योरिटीज़ के ऊपर बातें करेंगी और उस पर्टिकुलर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे और अलाइन करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी पर कॉपरेशन होगा। हम पीसफुल यूज़ करेंगे अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का, विल प्रमोट अंडर द इंडिया यूरोटम एग्रीमेंट, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, बाय एड्रेसिंग एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज टुगेदर दे एम टू प्रोटेक्ट देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। तो ये बातें हैं, ठीक है, मतलब आप ये पढ़ सकते हो। सिर्फ पढ़ना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है यार, याद कौन करता है इन चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द ग्रीन एंड क्लीन ड्राइव द जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रास्ट। देखो, क्योंकि EU जो है ना, EU जो है बहुत सारे गैप्स को फिल कर रहा है जो कि US ने
छोड़े हैं। देखो यूएस ने क्या है, यूएस ने हमारा एग्जिट ले लिया है आईएसए से, हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो अब ईयू स्टेप इन कर रहा है और वो सपोर्ट करेगा, रीअफर्म करेगा, हम मतलब रीअफर्म करेगा अपना हमारा अपना सपोर्ट हमें देगा, ठीक है। फिलिंग द गैप लेफ्ट बाय द यूएस। तो की ग्रीन इनिशिएटिव क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन ऑपरेशनलाइजिंग द टास्क फोर्स टू डेवलप क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। इसके अलावा ईयू ये एक्नॉलेज करता है कि भाई हम जो है ना एक डेवलप्ड नेशन है, तो हमारा ज़्यादा राइट है कि हम ज़्यादा फाइट करें इन क्लाइमेट चेंज से देन द डेवलपिंग नेशन। तो यहाँ पर भी वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है इंडिया और ईयू के बीच में, और ये इन्होंने जो ना कॉर्पोरेशन जब ये एफ टी ए कंक्लूड हो रहा था ना, तो इसके बीच में ये लेके नहीं आया इस चीज़ को, CBAM को लेके नहीं आया, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता था। इसमें क्या था, ईयू बोल रहा है कि अगर तुम कोई भी ऐसा मटेरियल जो है ना ईयू के अंदर इंपोर्ट कराने की कोशिश करोगे, मतलब यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, जो कार्बन इमिट करके बनी है, ठीक है, कार्बन इमिट किया है उस पर्टिकुलर, जैसे स्टील बनाया आपने, स्टील को बनाने में आपने बहुत कार्बन या कोयला जलाया, ठीक है, तो जो भी आप इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे ना ईयू में, तो ईयू जो है इस पर टैक्स लगाएगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ को ये जो हमारा FTA हुआ है ना, इससे अलग रखा गया है, ठीक है। तो अगर इंडिया स्टील बना के, कंक्रीट बना के, सीमेंट बना के भेजता है इधर, एक्सपोर्ट करता है, तो भाई उस पर टैक्स है बहुत सारा। तो ये चीज़ जब ये FTA कंक्लूड हो रहा था, तो कोने कोने में रही है बात, इसको इस पे साइलेंट रहा सब कुछ, और कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था इस पे ड्यूरिंग द समिट, तो इसलिए थोड़ी एक अलग चीज़ है, ठीक है। अभी ट्रेड एंड इकोनॉमी क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, अ डिसीजन वाज मेड टू कंक्लूड अ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट गिविंग द यूरोपियन इन्वेस्टर्स लीगल सेफ्टी इन इंडिया एंड एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन हाई ग्रोथ सेक्टर, जिसमें जियोपॉलिटिकल इंडिकेटर्स जो है इंडिकेशन जो है, एग्रीमेंट साइन किया गया है कि इन आइकॉनिक प्रोडक्ट्स को बचाया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जैसे शैम्पेन हो गया या बासमती राइस हो गया, टू प्रिवेंट द चीप नॉक ऑफ ना हो, ठीक है, और बिजनेस रिफॉर्म भी क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला जो न्यूज़ है, ये पढ़ने वाला ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है। तो या तो मैं कल ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, और हम इसको कल ही करते हैं, ठीक है, हम कल करते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर इतना अभी हमने इतने सारे मास्टर डायरेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और मैं एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं डालना चाहता, तो ये हम कल ले लेंगे, ठीक है, हम ये कल कर लेंगे। तो आज के में इतना ही करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा ये वीडियो को शेयर भी करो कि मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट और ग्रोथ मिले, और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।